इस वीडियो पे बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाई है। हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया ऑसम एनीमे लेके आ चुकी है। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने पिता के कातिल से बदला लेना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ बदले की बात नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का सफर है जहाँ वो दोस्ती, दुश्मनी और जिंदगी की असली मतलब को समझता है। जंग, सपने और जीने की एक असली मकसद यहाँ देखने को उसे मिलती है। अगर आप लोगों को वॉर टाइप के एनिमेज और रिवेंज जॉनरा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो ये एनीमे आप लोगों के लिए बनी है। तो प्लीज इस पे भर भर के रिस्पॉन्स दिखाइएगा। एनीमे के स्टार्टिंग में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम थॉर्स होता है। कंफ्यूज मत होना, थॉर्स यहाँ पे लगा हुआ है, थॉर विद एस। और ये एक खाली मैदान में ऐसे ही बैठे हुए अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से इसे होश आता है तो इसे पता चलता है कि ये तो पूरे एक जंग के मैदान में है, जहाँ पे ये एक वाइकिंग्स के रूप में अपने सामने के दुश्मनों से लड़ रहा होता है। इसके जो साथी थे जिसका नाम था थॉरकिल, वो उसे जगाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ खो गए थे, जिसपे थॉर्स बोलता है कि नहीं, अब मैं होश में आ चुका हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। इतना बोलने के साथ ही ये कत्लेआम मचा के रख देता है। एक एक करके ये बहुत ही शानदार तरीके से सबको मारे जा रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात ये भी होती है कि सामने के पार्टी में जितने भी लोग मारे जा रहे थे उनका भी कोई ना कोई परिवार था, और इस चीज से भी थॉर्स को थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन उसे अपना फर्ज निभाना ही था एज एन वाइकिंग। इसी मारपीट में एक टाइम पे एक जो दुश्मन था वो सीधा हमला कर देता है थॉर्स के ऊपर, जिसकी वजह से उससे हाथापाई में वो दोनों ही समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो थॉर्स था उस जंग से थोड़ा दूर आते हुए एक टापू में आ जाता है, और दूर हम लोग उस पूरे जंग को देखते हैं। फिर सीन डायरेक्टली थोड़ा फ्यूचर में आ जाता है, ईयर 1002 आइसलैंड में, जहाँ एक छोटे बच्चों को हम लोग फिशिंग करते हुए देखते हैं। फिशिंग करने के बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ पे उसकी बहन हेल्गा भी मिलती है उसे। नेक्स्ट सीन में ये जो लड़का था जिसका नाम थॉरफिन है, वो अपने दोस्तों के साथ एक बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठ के उसकी स्टोरी सुन रहा होता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने एडवेंचर के बारे में इन सभी को बता रहा होता है कि किस तरीके से ये लोग समुद्र के अंदर सेल किया करते थे। उसी एडवेंचर के दौरान इन्हें एक ऐसा टापू मिला जिसे विनलैंड कहा जाता है। वो पूरी तरीके से हमारे दुनिया से अलग ही था। वहाँ पेड़ पौधे थे, जानवर थे और बहुत सारी खूबसूरती। बच्चों को इस चीज से विश्वास ही नहीं होता है कि दुनिया में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है, क्योंकि ये चारों तरफ से तो बर्फ से घिरे हुए हैं। इसलिए वो लोग कंफर्मेशन के लिए दोबारा पूछते हैं कि क्या वहाँ गर्मी थी, तो ये आदमी बताता है कि हाँ, वहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। वहाँ के जो आम कबीले वाले थे वो हमारी लैंग्वेज जानते ही नहीं थे। इसी बातों के बीच हमारा जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर था जिसका नाम थॉर्स था, उसे इस घर में आते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये घर उसी का है, और ये जो लड़का थॉरफिन है वो उसका बेटा ही है। फिर जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम लीव था, जो कि इन्हें स्टोरी सुना रहा था, वो इन सभी से बोलता है कि तुम लोग को लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा महान हूँ, ऐसे ही बहुत सारे जगह हमने देखे हुए हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे थे वो उसकी बात विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप तो नॉर्मल से नाव चालक हो, आप कोई वॉरियर नहीं हो, इसलिए मैं आपकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन लीव बिल्कुल भी इनके बातों पे ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि जैसा तुम चाहो वैसा सोच सकते हो। और थॉरफिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना। लेकिन थॉरफिन बोलता है कि अगर डैड कहेंगे तो मैं आप पे भरोसा कर लूंगा। तो इसलिए जो लीव था वो थॉर्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन सभी को बताओ कि मैं योद्धा हूँ। लेकिन थॉर्स इसकी बातों को थोड़ा टाल देता है और सारे बच्चों को घर जाने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन सारे लोगों को देखते हैं कि ये लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त जो लीफ और थॉर्स थे वो आपस में बात कर रहे थे कि इस पूरे जगह में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ते जा रही है। वो समय दूर नहीं है जब यहाँ कोई भी आदमी नहीं रह पाएगा। दूर सोया हुआ जो थॉरफिन था वो अपने सपनों में देख रहा था कि वो एडवेंचर करते हुए विनलैंड की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से एक मॉन्स्टर आके उसे जोर से जकड़ लेता है। उसकी नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि ये काम उसकी बहन कर रही है। तो उसे डांटते हुए वो यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप करवाते हुए सुला देती है। फिर सुबह हो जाता है जहाँ थॉर्स और हेल्गा इनके छत पे बड़ी हुई जितनी भी बर्फ थी उसको साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से फिसलते हुए जो हेल्गा थी वो जमीन पे गिर जाती है। तो थॉर्स उससे उसका हालचाल पूछता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है, इसलिए वो बर्फ को खोदने लग जाती है। और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे दिखता है कि एक इंसान जिसके गले में चेन बंधा हुआ है वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो लीव के साथ था और उसे पूछ रहा होता है कि आपने जितनी भी स्टोरी सुनाई थी क्या वो सच्ची थी। तो लीव बोलता है कि सच की क्या बात है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, विनलैंड जैसी जगह जरूर है। तो थॉरफिन उन्हें बोलता है कि आप मेरे को अपने साथ क्यों नहीं ले लेते एडवेंचर के लिए, डैड मुझे कभी नहीं जाने देते। जिसपे लीव बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी चिंता करते हैं, समुद्र कोई मजाक का घर नहीं है बेटे, हम लोगों ने समुद्र में बहुत सारे कष्ट सहे हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था कि हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए बर्फ तक खाना पड़ा था। दरअसल अगर तुम्हें मैं बात बताऊं हमारे एंसेस्टर्स की, तो हम लोग फिनलैंड से बिलोंग करते हैं।
लेकिन उस टाइम पे वो जगह बहुत ही ज्यादा हरी भरी हुआ करती थी। लेकिन अचानक से एक किंग वहाँ पे आया जिसने हम सभी के कबीलों को तोड़ के रख दिया और उसने हमें ऑप्शन दिया कि उसे अपना राजा मान ले या फिर यहाँ से भाग खड़े हो। तो फिर हमने यहाँ से भाग खड़ा होना ही सही समझा। स्टोरी को सुनकर जो थॉरफिन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यकीन नहीं करता है कि उसके डैड जो कि एक महान योद्धा है वो कहीं जंग छोड़ के भाग सकते हैं। इसलिए वो लीफ को बहुत ही ज्यादा सुनाता है और यहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पापा और बहन और मम्मी एक इंसान को गर्माहट देते हुए जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि वही इंसान था जो कि उसकी बहन को बर्फ के अंदर मिला था। थोड़ी गर्माहट मिलने के बाद वो इंसान होश में आ जाता है और थॉर्स को पता था कि ये एक गुलाम है। होश में आते ही वो इंसान बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन क्या तुम सच में मुझे हाल्फडान को सौंप दोगे? हाल्फडान का नाम जैसे ये लोग सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हाल्फडान एक ऐसा इंसान है जो कि गुलामों को रखना बहुत ही पसंद करता है। इसके बोलने की देरी थी कि बाहर इनके गाँव में हाल्फडान आ जाता है, जो कि अनाउंस करते हुए बोलता है कि मेरा एक गुलाम यहाँ पे आया हुआ है, अगर किसी को भी वो दिखा है तो प्लीज मुझे सौंप दे। लेकिन इसी बातों में बहसा बहसी हो जाती है हाल्फडान के लोगों में और इस गाँव के लोगों में, और थोड़ा बात हाथापाई पे उतरने वाला होता है। लेकिन किसी तरीके से लीफ उस मौके को संभालता है। अपने इंसान के इतने बुरे बर्ताव को देख के जो हाल्फडान था एक चेन का यूज करते हुए अपने इंसान का ही मुंह को छील देता है। इन सारे सीन को देख के जो थॉरफिन की बहन थी हेल्गा वो बुरी तरीके से डर जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये हाल्फडान उनके घर को थोड़ा नुकसान न पहुंचा दे। हाल्फडान बोलता है कि जो इंसान रूल को बिल्कुल बना माने मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ जो गुलाम था वो होश में तो आ गया था, लेकिन अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि ठंड लगने की वजह से वो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला था। अपने आखिरी समय में वो एक सुंदर सी जगह पे देख रहा होता है अपने आप को। थॉर्स इस चीज को रियलाइज करता है और उसे बताने लगता है कि एक दूसरी जगह पे एक जगह है जिसका नाम है विनलैंड, वहाँ पे जिंदगी बहुत ही ज्यादा सुहानी है, और उसे ये सारी स्टोरी सुना के अच्छा फील करवाने लगता है। उतनी देर में जो हाल्फडान था वो अंदर आ जाता है और वो बोलता है थॉर्स को कि मुझे माफ करना थॉर्स, लेकिन ये जो गुलाम है वो मेरा है। जिसपे पीछे से हेल्गा आते हुए बोलती है कि हमें आप माफ करिएगा, हमने बिल्कुल भी इसे भगाने की कोशिश नहीं किया, हमने तो बस इसे बचा के रखा हुआ है। जिसपे थॉर्स खड़ा होता है और वो पूछता है हाल्फडान से कि आखिरकार तुमने इसकी कितनी कीमत दी थी? जिसपे हाल्फडान बताता है कि मैं इसे बेच नहीं सकता, मैं इसे एक एग्जाम्पल की तरह दिखाऊंगा सारे गुलामों के सामने। लेकिन फिर भी थॉर्स इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी ये हाल्फडान नहीं मानता है। तब लास्ट में 8 वेरे में ये डील पक्की हो जाती है और हाल्फडान ये बोलते हुए चला जाता है कि एक अधमरे इंसान को तुम 8 वेरे देके रख सकते हो। इन सारे चीजों को सोच के जो हेल्गा थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन्होंने 8 फेरे चुकाए थे उस इंसान के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो मारा गया। तो थॉरफिन अपने फादर के पास जाके पूछता है कि फादर क्या हमारे पूर्वज यहाँ भाग के आए थे? तो उसके फादर बताते हैं कि जी हाँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी समय पहले के वाइकिंग्स को दिखाया जाता है, जो कि शायद से फिनलैंड में रह रहे होते हैं। अचानक से ही उनके ऊपर बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो हमला कर देते हैं। उन सोल्जर्स का जो आर्मी जनरल था वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हमें किंग की तरफ से बोला गया है कि कोई भी बच्चे हो या फिर औरतें किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको जान से मार दो। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है, जहाँ थॉरफिन अपने दोस्तों के साथ तलवारबाजी करते हुए हार चुका होता है। फिर उसे पता चलता है कि जो लीफ है वो अपनी एडवेंचर करने के लिए कहीं जा रहा है, तो उसके पास जाके पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। तो लीफ बताता है कि क्रिसमस से पहले उसे व्यापार करने के लिए बहुत सारे वाइन्स को लेके आना है। तब थॉरफिन उसे जिद करने लगता है कि उसे भी लेके जाए, लेकिन लीफ उसे मना कर देता है। तब थॉरफिन उसे बोलता है कि उसके डैड को मीट्स बहुत पसंद है, तो तुम मीट लेके आ सकोगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन लीफ बोलता है कि नहीं, उसे तो बस वाइन लेके ही आना है। तभी उतने में लीफ रियलाइज करता है कि सामने से बहुत ही बड़ी शिप आ रही है, तो थॉरफिन को बोलता है कि वो अपने डैड को इसके बारे में बता दे। तो थॉरफिन तेजी से जाते हुए थॉर्स को इसके बारे में बताता है। तब थॉर्स यहाँ आता है और उन सभी को देखते हुए बोलता है कि योंग के योद्धाओं, मैं अब यहाँ पे हूँ। उसे इस तरीके से बोलते हुए देख के जितने भी सोल्जर्स वहाँ उस शिप पे आए थे बड़े सी, वो उसके सामने सर झुका लेते हैं, और ये देख के अगल बगल के जितने भी विलेज वासी थे वो भी शॉक थे। फिर थॉर उनसे बोलता है कि आखिरकार फ्लोकी तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या मीनिंग है? तब उनमें से जो एक आदमी था जिसका नाम फ्लोकी था वो थॉर्स को बोलता है कि उसे इन्वाइट करने के लिए घर पे। तो थॉर्स ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इन दोनों को सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे फ्लोकी उन्हें बताता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिसमें हमारे किंग की भी जो बेटी थी वो मारी गई, और अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बड़ा मौका है एज एन वॉरियर चमकने का, और हमारे किंग ने तुम्हें दोबारा से मौका दिया है कि तुम हमारे आर्मी को ज्वाइन कर लो। हमारे आर्मी को छोड़ देने के बाद भी तुम्हें यहाँ पे दोबारा मौका दिया जा रहा है, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ो। लेकिन थॉर्स फिर भी इस गांव को छोड़ना नहीं चाह रहा होता है। तो इनडायरेक्टली जो फ्लोकी था वो उसे इस गांव के बारे में धमकाते हुए बोलता है कि इस जगह पे लगता नहीं कि कोई भी जंग करना जानता है। देखो, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो हो सकता है कि हम लोग आगे चल के जंग भी हार जाए और मेरे किंग की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाए, और इस बेइज्जती को मैं आसानी से तो जाने नहीं दूंगा।
था, इसलिए उसके बदले में मैं कुछ यहाँ से लेके जाके ही रहूंगा, तो तुम समझ जाओ। दूसरी तरफ लीफ सारे बच्चों को बता रहा होता है कि जॉन वाइकिंग्स एक बहुत ही बड़ा कबीला है जो कि इतने ज्यादा ताकतवर है कि जो विनलैंड की सेना है वो भी उनसे टैक्स नहीं वसूलती है, और मुझे लगता है कि जो हमारा थॉर्स है वो उसी का साथी रह चुका है। उतने में जितने भी फ्लोकी के साथी थे यानी कि वो सोल्जर्स जब भी ये लोगों से टकरा रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं, और लोगों को भी ये अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी रियल सोल्जर को नहीं देखा होता है। फिर जो फ्लोकी था वो अपने बात खत्म करने के बाद अपने नाव पे चढ़ने लगता है, जहाँ पे वो अनाउंस करता है इन सारे गाँव वालों को कि हमारा जो जनरल है थॉर्स वो हमें फिर से ज्वाइन करने वाला है हमारी जंग में, और मैं दोबारा से बड़ी सी शिप लेके उसे लेने के लिए आऊंगा, तो जो कोई भी उसके साथ आना चाहता है उसका वेलकम कर दूंगा। और ये बोल के वो यहाँ से चले जाता है। हम लड़ाई में जाएंगे। थॉर्स इन सारी चीजों को जान के बहुत ही उदास होता है और वो मुंडी नीचे करते हुए सीधा घर की तरफ चले जाता है। जितने भी गांव वाले थे वो तो एक्साइटेड थे इस बात से, लेकिन थॉर्स बिल्कुल भी नहीं एक्साइटेड था। नेक्स्ट सीन में लीफ थॉर्स से बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी इस जंग में नहीं जाना चाहते थे, जिसपे थॉर्स बोलता है कि मैंने ना जाने में इस गाँव वालों को भी इसमें घसीट लिया है, मैं तो बस यहाँ शांति से जिंदगी बिताना चाहता था। दूसरी तरफ जितने भी बच्चे थे यानी कि थोड़े यंग लोग बहुत ही एक्साइटेड थे जंग में जाने के लिए, और जितने भी छोटे बच्चे थे वो थॉरफिन के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे थॉरफिन उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और थॉर्स को जब ये चीज पता चलता है तो वो उनके फादर से माफी मांगने लगता है, जिससे उसके फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो बच्चा है वो इतने छोटी उम्र में भी अपने उम्र से बड़े बच्चों को इतना चोट पहुंचा दे रहा है, पक्का वो बहुत ही ताकतवर होगा। लेकिन फिर भी जो थॉरफिन था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो बड़े बच्चों को उस जंग में जाते हुए देख रहा होता है और उसे भी उस जंग में जाना था, लेकिन वो अपनी खिलौने वाली तलवार से इस जंग में शामिल नहीं हो सकता था। इसलिए वो घर में जाते हुए एक असली हथियार को खोजने लगता है। उसी समय उसकी बहन वहां आ जाती है जो उसे बोलती है कि तुम जितना भी ट्राई कर लो, यहाँ पे तुम कोई हमारे फादर की तरह सोल्जर नहीं बन सकते हो। उतने में ही खोजबीन करते हुए थॉरफिन को अपने फादर के हथियार मिल जाता है, और वह जैसे ही उस डैगर को निकालता है तो थॉर्स उस डैगर को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसमें खून आ जाता है। और फिर थॉरफिन को बोलते हुए वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक वॉरियर क्यों बनना चाहते हो? तो थॉरफिन बोलता है कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए, जिसपे थॉर्स पूछता है तुम्हारे दुश्मन कौन है आखिर? तो थॉरफिन बताता है हाल्फडान जैसे लोग। तब थॉर्स उसे समझाने लगता है कि तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुम्हारे कोई भी दुश्मन नहीं है। लेकिन थॉरफिन को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उसे बोलता है कि नहीं, आप भी तो इस जंग में जा रहे हो और आप बहुत ही ज्यादा लोगों को जान से मारिएगा, इसलिए मैं भी ये चीज करना चाहता हूँ। और वो नाराज होते हुए यहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एक अनजान टापू पे बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, जिसे एक घर के अंदर से फ्लोकी भी देख रहा होता है, और वो बोलता है कि एस्केलार्ड तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बदतमीज हैं। जिसपे एस्केलार्ड बताता है कि अरे नहीं, वो लोग बहुत ही नॉर्मल हैं, बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियन लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी अब हम लोग को काम की बात करनी चाहिए क्योंकि मेरे लोग यहाँ रुक के बहुत ही बोर हो चुके हैं। तब फ्लोकी वहाँ बैठते हुए उसे बोलता है कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, मैं तुम्हें उसकी लाश के बदले में 2.5 किलोग्राम सोना दूंगा और उसकी शिप और सारा सामान तुम्हारा होगा, तुम्हें बस इतना करना है कि थॉर्स को जान से मार दो। जिसपे एस्केलार्ड बोलता है कि द ट्रोल ऑफ जॉम थॉर्स, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या तुम्हें उसे मारना सही लग रहा है? जिसपे फ्लोकी बोलता है कि उसने हमारे आर्मी का बहुत ही कीमती कानून तोड़ा है और 15 साल पहले उसे मारने का एक नोटिस जाहिर हो गया था। जिसपे एस्केलार्ड बोलता है कि अरे यार 15 साल यहाँ पे बीत चुके हैं, तुम अभी तक उसे भूल नहीं सकते? जिसपे फ्लोकी अजीब सा मुंह बनाता है। तो एस्केलार्ड बात चेंज करते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम एक अपने आदमी को मारना चाहते हो तो तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए। वैसे अगर तुम मुझे 5 पाउंड सोना एडवांस में दे दोगे तो मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। जिसपे फ्लोकी उसे बोलता है कि तुम मुझे सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। ये बोलने की देरी थी कि इनके बाहर से एक भाला तेजी से आके इनके सामने गड़ जाता है, जिसे दीवार में तगड़ा छेद होता है, और ये किया होता है बाहर खड़े एक आदमी ने जिसका नाम बजॉर्न होता है, और वो माफी मांग रहा होता है कि गलती से एक भाला फेंका गया, और ये साथ ही होता है एस्केलेट का। फिर एस्केलेट बाहर निकलते हुए फ्लोकी को बोलता है कि तुम जैसी एडवांस 5 पाउंड सोना मेरे अकाउंट में डाल दोगे तब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वैसे ये जो थॉर्स है वो किस तरीके का वॉरियर है? जिसपे फ्लोकी बोलता है कि ये थॉर्स अब कोई भी वॉरियर नहीं बचा, इसके अंदर वो भूख ही खत्म हो चुकी है। बाहर जाते हुए एस्केलेट अपने साथी बेजॉर्न को बोलता है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छा भाला फेंका था। जो फ्लोकी था वो भी हैरान रह गया था। अंदर फ्लोकी उस भाला के पीछे का जो कपड़ा रहता है वो जैसे ही हटाता है तो वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका साथी था जिसे बेजॉर्न ने अपने भाले से मार दिया था। फिर शीन आ जाता है उसी आइसलैंड में जहाँ पे थॉर्स के सारे जितने भी लोग थे वो जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक लड़की एक लड़के को अलविदा कह रही होती
है और उसकी थोड़ा चिंता कर रही होती है क्योंकि वो भी जंग में जा रहा होता है। जिसपे लीफ उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। रास्ते में ही जो फिनलैंड है वहाँ पे थॉर्स इन सभी को छोड़ देगा, जहाँ हम लोग नॉर्मल सा ट्रेड करेंगे। वहाँ के किंग से मेरी अच्छी पहचान है। दरअसल इन सभी को बेवकूफ बना के जो थॉर्स है वो अकेले जंग में जाने वाला होता है और इस चीज को जानने के बाद वो लड़की थोड़ी खुश होती है। फिर उसे चिंता भी होती है कि जो थॉर्स है वो अपने ऊपर ही सारा रिस्क ले रहा है। जो थॉर्स था वो भी इस जगह आ चुका होता है निकलने के लिए और वो थॉरफिन को खोज रहा होता है, लेकिन थॉरफिन कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। लास्ट में ऐसे ही अपना हिम्मत हारते हुए थॉर बिना थॉरफिन से मिले हुए यहाँ से जाने लग जाता है। और शिप की खास बात यह थी कि थॉर्स के दूसरी तरफ 5 लोग एक साथ चप्पू चला रहे थे और थॉर अकेला उनके बराबर चप्पू चला रहा होता है। थॉर्स की बीवी बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि थॉरफिन इतनी ज्यादा रात के बाद से बुरा मान जाएगा कि वो तुमसे मिलने तक नहीं आएगा, लेकिन थॉर्स अपनी बीवी को इशारों में बोलता है कि अगर वो आए तो प्लीज उससे मेरी बात कह देना। जिस पे उसकी बीवी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ये बात बता दूंगी। फिर काफी समय बीतने के बाद जितने भी आदमी थे चप्पू चलाने वाले वो हार मान चुके होते हैं क्योंकि उनके हाथ छिन चुके होते हैं। तब थॉर्स उन्हें बोलता है कि चिंता मत करो, अब हम लोग ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं कि नॉर्मली हमारे पतवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा से ही हमारी बोट आगे बढ़ते जाएगी। तभी थॉर्स को आवाज सुनाई देती है कि इसका मतलब है कि हम लोग अब वापस नहीं जा सकते डैड। तो थॉर्स बोलता है कि हाँ बेटा, हम लोग नहीं जा सकते। इतना सुनने के बाद जो थॉरफिन था जो कि एक ड्राम में छुपा हुआ था वो बाहर निकल आता है। इसका मतलब इतने देर से थॉरफिन चुपचाप इस शिप में छुपा हुआ था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है थॉर्स का, जब उसकी पहली बेटी जन्म ली थी और उस समय जो थॉर्स था वो एक आर्मी जनरल हुआ करता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी बच्चों से प्यार नहीं था। इतना तक कि वो अपनी बेटी से ज्यादा देर तक मिला भी नहीं और उसका नाम भी नहीं रख रहा था, जिसपे उसकी बीवी पहली बार उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई थी। तब थॉर्स अपनी माँ का नाम उसके ऊपर रख देता है, यानी कि येल्गा। फिर ये सारे लोग थोड़ा समय बीतने के बाद शिप चलाते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आइसलैंड और फिनलैंड के बीच में पड़ती है। इस टापू पे आते हुए लीफ इन सभी को बोलता है कि इस टापू पे रुकते हुए हम लोग थोड़ा ट्रेड भी कर सकते हैं, तो तुम लोग आराम से आराम भी कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों थॉर्स और लीफ को थोड़ा कुछ अजीब लगता है इस टापू पे, तो वो लोग वापस जाने के लिए करते हैं अपने शिप को। लेकिन उतने में ही इनके ऊपर से कुछ जो पायरेट्स थे जो कि आस्केलेट के आदमी थे वो इनका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे मलबा गिरा देते हैं पानी में, जिसकी वजह से लोग फंस जाते हैं और ऊपर से तीर कमान से इन सभी के ऊपर टारगेट ले लिया जाता है। सारे जितने भी बच्चे इनके साथ थे वो सोचने लगते हैं कि हम पे हमला हो गया है, ये नॉर्मल पायरेट्स तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम है तो हम इन्हें हरा देंगे। जिसपे थॉर्स बोलता है कि नहीं, ये कोई अनट्रेंड पायरेट्स नहीं है, तुम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और वो अपना सारा हथियार को निकालने लग जाता है। उसमें से वो डैगर निकालता है जो कि कल रात थॉरफिन उठाया होता है और उसे देते हुए वो बोलता है कि इसे सिर्फ अपने रक्षा करने के लिए यूज करना। फिर बिजॉन को हमें दिखाया जाता है जहाँ वो एक मशरूम को खा रहा होता है, जिसे खाने के बाद वो आस्केलेट से पूछता है कि क्या मैं इन्हें ठिकाने लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आएगा अगर हम लोग सब मिलके उसके ऊपर हमला करें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ताकतवर है द ट्रोल ऑफ जॉन। तभी उनकी शिप के ऊपर जो थॉर्स था वो अकेले आ जाता है और सारे लोग जैसे ही उसके ऊपर हमला करते हैं तो थॉर्स अपने मुक्के से ही उन सभी को सुला दे रहा होता है, जिसे एक्चुअली में एस्केलेट देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यही है ताकत असली ट्रोल ऑफ जॉन की। अपने साथियों को इतना मार खाते हुए देखकर जो बेजॉन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम पागल हो जाता है और उसके ऊपर जो मशरूम उसने खाया था वो भी असर करने लगता है और वो अपने ही साथियों को और भी ज्यादा मारते हुए थॉर्स की तरफ बढ़ जाता है। और वो जैसे ही हमला करता है थॉर्स के ऊपर, थॉर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही पंच में उसे भी सुला देता है और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे जो बेजॉन था वो दोबारा उठ जाता है उसे लड़ने के लिए। दूसरी तरफ आस्केलेट के जितने भी साथी थे वो थॉर्स के शिप के ऊपर हमला कर दिए थे और वो उनके ऊपर डायरेक्टली लूट मार करने के लिए चढ़ने ही वाले थे। लेकिन उतने में ही जो वो चप्पू फंसाए हुए थे उन दोनों शिप्स के ऊपर, वहां पे बेजॉन आके गिरता है जो कि थॉर ने एक ही पंच में उसे सुला दिया था। और फिर थॉर भी उनके सामने आ जाता है और उन सभी डाकुओं को बोलता है कि मैं तुम सभी को बता दूं कि तुमने अभी अपने 50% से ज्यादा साथियों को खो दिया है, तो तुम लोग यहाँ पे रह के बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी उसका ध्यान आस्केलेट पे जाता है और वो उसे बोलता है शायद तुम ही इनके सरदार हो, तो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो जो चाहे करना, अगर मैं जीता तो तुम लौट जाओगे। सोच लो, अगर तुमने मना किया तो तुम अपनी पूरी सेना खो सकते हो। इतने ज्यादा प्रोवोकेशन के बाद जो आस्केलेट था वो भी इस डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है और डुएल इन दोनों के बीच में स्टार्ट होने वाली होती है। जहाँ पे डुएल के स्टार्ट होते ही थॉर्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई बीवी बच्चे हैं, जहाँ आस्केलेट बोलता है कि नहीं, तुम लोग को थोड़ा बहुत दिमाग चल गया होगा, स्टार्टिंग में ही थोड़ा इसके प्रति एक रेफरेंस दिया हुआ था। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे आखिरकार थॉर्स ने ये सवाल क्यों पूछा। डुएल के स्टार्ट होते ही जो आस्केलेट था वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए पतवार की रस्सी
तोड़ देता है, जिसकी वजह से सीधा उनके बीच में एक बड़ा सा लकड़ी आके गिरता है। उसी से माइंड डाइवर्ट करते हुए वो थॉर्स के ऊपर एक कट लगा देता है, लेकिन सही समय पे थॉर्स अपनी जगह से हट जाता है, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। और फिर थॉर्स उसे बोलता है, एस्केलेड माफ करना, मैं तुम पे नरमी नहीं बरतूंगा, और ये बोल के लगातार उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। थॉर्स इतना ज्यादा हावी हो चुका होता है एस्केलेड के ऊपर कि उसका तलवार तक टूटने लग गया होता है, और एस्केलेड बोलता है कि ये मेरे ऊपर नहीं, ये मेरी तलवार के ऊपर जा रहा है, और ये थोड़ी देर में ही मेरी तलवार को पूरी तरीके से तोड़ देगा। तभी एस्केलेड थॉर्स की तलवार की तरफ देखता है, जो कि भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। इसका फायदा उठाते हुए एस्केलेड एक छोटा सा अटैक उसकी तलवार के ऊपर करता है, जिससे थॉर्स की तलवार टूट जाती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए एस्केलेड डायरेक्टली अटैक कर देता है थॉर्स के ऊपर, लेकिन थॉर्स अपना दिमाग चलाते हुए उसकी कोहनी के ऊपर एक पंच मार देता है, जिससे एस्केलेड की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो थॉर कैच कर लेता है और फिर सीधा उस तलवार को एस्केलेड की गर्दन पे रख देता है। इसी लड़ाई के बीच में थॉर्स ने ये भी पूछ लिया था एस्केलेड से कि कहीं फ्लोकी ने तो तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने नहीं भेजा है, तो एस्केलेड ने उसे बता भी दिया था कि हाँ यही रीजन है। अब क्योंकि बहुत ही इजीली थॉर्स ने यहाँ पे एस्केलेड को बुरे हालत में फंसा दिया है, तभी एस्केलेड को भी पता चल जाता है कि शुरू से ही थॉर्स ने ये प्लान किया हुआ था कि एस्केलेड उसकी तलवार को तोड़ेगा और उसका यूज करते हुए थॉर्स उसकी तलवार को छीन लेगा। फिर एस्केलेड थॉर्स को बोलता है कि अब देख क्या रहे हो, मार दो मुझे, लेकिन थॉर्स बोलता है कि तुम हार मान लो। लेकिन एस्केलेड बोलता है कि पीछे देखो, यहाँ पे मेरे पूरे साथी है और मैं इनका एक लीडर हूँ, तो मैं इनके सामने बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और थॉर्स एक बात बताना, मैं तुम्हारे टैलेंट को देख के ये तो समझ गया हूँ कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम एक पूरी आर्मी को संभाल सकते हो, तो तुम अपना टैलेंट यहाँ रह के वेस्ट क्यों कर रहे हो। जिसपे थॉर्स बोलता है कि मुझे एक तलवार पे निर्भर होना पड़ता है और एक कोई भी अच्छा वॉरियर एक तलवार पे निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। तभी उसी समय जो बिजॉन था उसे होश आ जाता है और वो तेजी से जाते हुए थॉरफिन के गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और थॉर्स को बोलता है कि अगर तुम हिले तो यहाँ पे मैं तुम्हारे बेटे को काट के रख दूंगा। तब एस्केलेड हंसते हुए थॉर्स को बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ डुएल के रूल को मानूंगा। तभी थॉर्स उसके गर्दन के ऊपर तलवार लगते हुए बोलता है कि एस्केलेड तुमने मैच के रूल तोड़े, इसलिए मैं ये मैच जीत गया। तब एस्केलेड बोलता है कि तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा काम तुम्हें बस मारना ही है। तभी जो थॉर्स था वो अपनी तलवार पानी के अंदर फेंक देता है। इसके बाद एस्केलेड एक इशारा करता है और ऊपर से जितने भी उसके सोल्जर्स तीरंधनुष ताने हुए थे वो सीधा थॉर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे एक के बाद एक तीर उसके अंदर आर पार हो जाती है। तब थॉर्स बोलता है कि एस्केलेड मैं ये मैच जीता हूँ, तो एक योद्धा के तौर पर तुम्हें अपने वादा को पूरा करना होगा और मुझे छोड़कर किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी होगी। तब एस्केलेड बोलता है कि मेरे पूर्वज आर्टोरियस के नाम पर मैं अपनी सेना को वापस ले जाऊंगा। तब इसी बीच जो थॉर्स था वो लीफ की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरी गर्दन को तुम राजा के हवाले कर देना, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा बच गया हूँ तो हमारे गाँव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और लीफ इमोशनली इस चीज को मान जाता है। तब थॉर बिजॉन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारा बात को मान लिया है, तो प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तब बिजॉन वैसा ही करता है। फिर तेजी से जो थॉरफिन था वो अपने फादर की तरफ चला जाता है और उसे हक कर लेता है और रोने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो एस्केलेड था वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि उनकी डैमेज कितनी हुई, जहाँ पे 29 लोग घायल हुए थे लेकिन एक भी मारा नहीं गया। मतलब थॉर्स किसी को भी मारना नहीं चाहता था। और ये जो शिप चला रहा था एस्केलेड वो दरअसल थॉर्स की शिप थी, जिसमें दूर खड़ा थॉरफिन भी उन्हें दिख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में था। वो जोरों से चिल्लाते हुए एस्केलेड के लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसपे एस्केलेड बोलता है कि उसे इग्नोर करो, वैसे भी वो कुछ समय में मारा जाएगा। कुछ समय बाद जो एस्केलेड के साथी थे वो इंग्लैंड के विसिनिटी ऑफ हम्बर रिवर में पहुंचते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत आराम कर सके। और थॉरफिन भी उसी जगह पे उतरते हुए जंगल की तरफ भागता हुआ जाता है। दरअसल उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा दूर चलते हुए भी उसे कुछ भी पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो प्यास के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद थॉरफिन को होश आता है और उसे पानी भी मिल जाता है। उसे पीते हुए वो थोड़ा चैन की सांस लेता है, लेकिन वो सामने देखता है कि एस्केलेड के सारे जो साथी थे उस पूरे टापू के लोगों को बुरी तरीके से मारे जा रहे थे और उनके घर जलाते हुए दहशत फैला रहे थे, जिसे देख के थॉरफिन को बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। वो रात के अंधेरे में डायरेक्टली एस्केलेड के पास पहुंच जाता है और एक तलवार उठाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोचते हुए वो वहीं पे रुक जाता है और चुपचाप यहाँ से चले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एस्केलेड उस समय सोया हुआ नहीं था और वो भी इस चीज को नोटिस करता है। सुबह होने के बाद थॉरफिन डायरेक्टली एस्केलेड को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ एक डुएल करना चाहता है अपने फादर का बदला लेने के लिए। इस पे एस्केलेड उसे बोलता है कि कल जैसे रात में तुम्हें मौका मिला था उसी समय तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन थॉरफिन बोलता है कि मैं थॉर्स का बेटा हूँ और ऐसी नीच हरकतें मैं कभी भी नहीं करता, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तब एस्केलेड उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी थॉरफिन उसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन वो पीछे जाके अपने तलवार को ही फंसा लेता है और निकाल नहीं पा रहा होता है। तब एस्केलेड एक ही लात में उसे सुला देता है, जहाँ इनकी जंग खत्म हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जो थॉरफिन था वो भूख के मारे तड़प रहा होता है और वो एस्केलेड के साथियों के सामने उन्हें खाते हुए देखता है। तब उसके साथी बोलते हैं कि खुद पे इतना जोर मत दो और उसकी तरफ एक खाई हुई हड्डी फेंक देते हैं,
जिसे देख के थॉरफिन वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीफ और सारे साथी पहुंच चुके होते हैं और थॉर्स के घर पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि थॉर्स अब नहीं रहा। लेकिन उसकी बेटी येलगार बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है और अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट करने लग जाती है। लेकिन एक समय उसका भी बुरी तरीके से रोना निकल जाता है। वो अपने आप को इमोशनलेस बना ली थी, लेकिन वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर सीन दोबारा से थॉरफिन पर आती है जो कि तलवार पकड़ के ऐसे ही जंगल में बैठा हुआ रहता है। तब उसी समय बिजॉन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें तलवार चलानी आ गई। तब थॉरफिन बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने एक बच्चे को ढाल की तरह यूज किया, वरना तुम मेरे फादर को बिल्कुल भी नहीं मार पाते। तब बिजॉन बोलता है तुम्हारे फादर सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन तुम एकदम कमजोर हो। फिर रात हो जाती है और थॉरफिन आग के सामने बैठा हुआ रहता है। तभी एक वुल्फ उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के थॉरफिन थोड़ा डर जाता है, लेकिन हिम्मत करते हुए वो उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और थोड़ा मेहनत करते हुए उस वुल्फ को मार देता है। जिसके बाद उसको खाने का भी जुगाड़ हो जाता है और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाती है। ऐसे ही फिर डे टू डे जो थॉरफिन था उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा होता है। वो शिकार करता है अपने खाने के लिए और बहुत सारी ट्रेनिंग भी करता है, लेकिन वो एक खरगोश को डेली मार नहीं पा रहा होता है, जिसके लिए वो हर बार ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इस चीज को मारने के लिए वो अपने खंजर को फेंकने की भी कोशिश करता है, जिसमें वो एक नई ट्रिक को सीख जाता है, दूर से खंजर फेंकना। और फाइनली वो उस खरगोश को भी मार पाता है, जिसे मारने के बाद वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर काफी समय बीत जाने के बाद जो आस्केलेड के साथी थे वो इस टापू से जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो थॉरफिन था वो फिर से आस्केलेड के पास आता है और उसे बोलता है कि आस्केलेड, मैं थॉरफिन सन ऑफ थॉर्स ओडिन का कसम खाते हुए तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक डुएल के लिए। तब आस्केलेड उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि मैं आस्केलेड सन ऑफ ओलाफ तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर इन दोनों का मैच शुरू होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो आस्केलेड था वो बहुत बुरी तरीके से थॉरफिन को मार रहा होता है। इतना ज्यादा बुरा हालत हो जाता है थॉरफिन का कि बिजॉन को भी दया आ जाती है और वो बोलता है कि आस्केलेड अब बस बहुत हुआ। इस पे आस्केलेड उसे बोलता है बिजॉन अब क्या हुआ, तुम तो स्टार्टिंग से मारना चाह रहे थे ना। लेकिन थॉरफिन यहाँ पे देखता है कि जो आस्केलेड है उसका ध्यान भटका हुआ है, इसलिए अपने खंजर फेंकने की टेक्निक को यूज करता है और सीधा आस्केलेड की तरफ खंजर फेंक देता है। लेकिन सही समय पे आस्केलेड उसको डाइवर्ट कर देता है और वो बोलता है थॉरफिन को कि अब मैच यहाँ पे खत्म हुआ, वैसे भी मुझे बच्चों को मारने का शौक नहीं है। और ये बोलते हुए चला जाता है कि तुम जंग में जब कुछ हासिल कर लोगे तब मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, आखिर तुम भी एक वाइकिंग ही हो ना। इस बात को सुनने के बाद जो थॉरफिन था उसके अंदर एक नया टारगेट आ जाता है और उसे जीने का एक अलग मकसद मिल जाता है। वो अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करना चाह रहा होता है कि वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बन पाए अपने फादर की तरह और उनका बदला ले पाए आस्केलेड से। वाइकिंग्स हमेशा से इंग्लैंड में ही रहना चाहते थे, एक बड़ी उपजाऊ और सुंदर जमीन में। तो कुछ समय पे फायदा उठाते हुए जो वाइकिंग्स थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर हमला किया और एक एक करके समुद्री तटों पे बस गए। उन्होंने उत्तरी इलाकों में अपनी ताकत को भी बढ़ाया। लेकिन 1002 AD में जो इंग्लैंड की सेना थी उन्होंने जितने भी वाइकिंग्स वहाँ बस गए थे इंग्लैंड में उन सभी को मारना शुरू कर दिया। बदले में जो डेनमार्क था उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अपने योद्धा भेजना शुरू कर दिए। इसी समय से जो वाइकिंग्स थे वो जंग में शामिल होने लग गए और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल जंग में ही जोड़ दिया। फिर हमें आस्केलेड की सेना को दिखाया जाता है जो कि इंग्लैंड के विसिनिटी ऑफ गेनसबर्ग में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे आस्केलेड को पता चलता है कि जो डेनमार्क का राजा है वो किसी भी पायरेट्स को अपने आर्मी में शामिल कर ले रहा है। इसलिए आस्केलेड भी डिसाइड करता है कि वो डेनमार्क की तरफ से लड़ेगा, बदले में उसे बहुत सारे सोने और जेवरात मिलेंगे। फिर रात हो जाती है और आस्केलेड के साथ ही खाना पीना खा रहे होते हैं और जो थॉरफिन था वो भी इसी तरफ खाना ढूंढ रहा होता है। जो आस्केलेड और बियॉन थे वो वाइकिंग से बात कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट दिखाने के लिए। और जैसे ही डेनमार्क और आस्केलेड के बीच में डील फिक्स होती है उनके ऊपर हमला हो जाता है और आस्केलेड को भी अपने बहुत सारे साथी वहाँ पे गंवाने पड़ते हैं। इसी बीच थॉरफिन के भी ऊपर एक सोल्जर हमला कर देता है, लेकिन मौके पे ही आस्केलेड वहाँ आता है और उस आदमी को मार देता है। फिर दोबारा से एक सोल्जर थॉरफिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार थॉरफिन उसके ऊपर बेरहमी से अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसी तरीके से थॉरफिन के अंदर किसी भी इंसान को मारने की हिम्मत आती है और वो एक सोल्जर बनते जाता है। लगातार ट्रेनिंग करते हुए और प्रैक्टिकल एक्सपोजर की वजह से वो अपने अंदर बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा होता है और इसे हमें टाइम स्किप के द्वारा दिखाया जाता है। फिर इनडायरेक्टली जो थॉरफिन था वो आस्केलेड के टीम में काम करना शुरू कर दिया था अपने आप को ट्रेन करने के लिए। ऐसे ही एक मिशन के दौरान आस्केलेड उसे एक डिफिकल्ट मिशन पे भेजता है जहाँ पे थॉरफिन की हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है और वो अधमरी हालत में एक नदी में तैरते हुए जा रहा होता है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ बैठी हुई रहती है और उसे थॉरफिन इस हालत में दिखता है, इसलिए उसके मरहम पट्टी करने के लिए वो उसे अपने घर पे ले आती है। तभी उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर इंग्लैंड का सोल्जर आता है जो कि थॉरफिन को
कोई खोज रहा था, जिस बातों में बुढ़िया को पता चल जाता है कि जो थॉरफिन है वो दरअसल एक पायरेट है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान बचाते हुए इंग्लैंड के सोल्जर को गुमराह कर देती है। और ये जगह होता है ईस्ट एंजेलिया, द ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। और इस समय पे थॉरफिन 12 साल का हो चुका होता है। फिर रात हो जाती है जहाँ पे थॉरफिन को होश आ चुका होता है और वो जानता है कि यहाँ जो बुढ़िया है उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे वार्न करते हुए बोलता है कि भागो। और इतना बोलने के बाद वो उस घर में पूरा आग लगा देता है। बुढ़िया ये सारी चीजों को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये जो थॉरफिन है, जो कि एक बच्चा है, वो कितना ज्यादा बेरहम है। अपने आंखों के सामने थॉरफिन जितने भी इंग्लैंड के सोल्जर्स आ रहे थे उन्हें पलक झपकते हुए मार रहा होता है। और थॉरफिन भी ये नोटिस कर लेता है कि वो बुढ़िया उसे ही देख रही होती है। दरअसल थॉरफिन ने इस घर को इसलिए जलाया था ताकि एस्केलेट के साथियों को सिग्नल मिल सके, और पलक झपकते ही एस्केलेट के साथी जगह पे हमला कर देते हैं और इसी भीड़ में वो बुढ़िया भी गायब हो जाती है। फिर देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में इसी तरीके से वॉर चल ही रहा था इन 4 सालों में। लेकिन अब 1012 AD में डेनमार्क का जो राजा था वो अपने जंग को रोक देता है, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है और अब वो अगली गर्मियों में इंग्लैंड के ऊपर हमला करेंगे। और क्योंकि अब जंग रुक चुका था, इसलिए आस्केलेड और उसके साथियों की बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है, तो वो डेनमार्क को छोड़ते हुए फ्रांस की तरफ चला जाता है। और इस समय फ्रांस के एक शहर के ऊपर 2 राजाओं के बीच में जंग हो रही थी और आस्केलेड इसी का फायदा उठाना चाहता था। दरअसल वो दूसरे पार्टी के राजा से हाथ मिला लेगा, जिसमें वो उसकी हेल्प करेगा इस शहर को लूटने के लिए, और बदले में वो आधा आधा प्रॉफिट बांट लेगा। और बस अब आस्केलेड को ये बात अब उस राजा की तरफ पहुंचानी थी, और इस काम के लिए आस्केलेड थॉरफिन को चुनता है। तो जो थॉरफिन था वो इस बात को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने डैगर को अपने पास छुपाते हुए जाता है और आस्केलेड को बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने जंग में बहुत सारा नाम को हासिल कर लूं, जो कि मैंने अभी इतने सालों में किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है, और बदले में तुमने कहा था कि तुम मुझसे डुअल मैच करोगे, लेकिन तुमने अभी तक मेरा वो वादा पूरा नहीं किया है। जिस पे आस्केलेड बोलता है कि अगर तुम इस बार एक सर ले आते हो, वो भी हेलमेट के साथ, तो मैं पक्का अपना वादा पूरा करूंगा। तो ये सुन के जो थॉरफिन था वो वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद जो थॉरफिन था वो उसी राजा के पास पहुंच जाता है जिससे ये लोग दोस्ती करना चाह रहे थे, और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। तब थॉरफिन उन्हें बोलता है कि मैं एक मैसेंजर हूँ, तुम में से किसी को नॉर्स आती है, लेकिन किसी भी सोल्जर को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही होती है। तभी पीछे एक आदमी को नॉर्स आ रही होती है, जिसे वो समझ जाता है कि वो राजा से दरअसल यहाँ पे संधि करना चाहता है। तो सारे लोग थॉरफिन को बांध के उनके राजा के सामने ले आते हैं। तब थॉरफिन अपना सारा प्लान उस राजा को बता देता है, जिससे वो राजा आधी लूट उसे देने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन ये सारे लोग मिलके उस राजा को सपोर्ट करने लगते हैं, और जंग जैसे ही शुरू होती है तो थॉरफिन उस राजा से पूछता है कि दरअसल उस साइड के जो लीडर है वो कौन है। तो वो बताता है कि जिसने हेलमेट पहना हुआ है वो, जिसे देखने के बाद थॉरफिन को याद आता है कि एस्केलेड ने कहा था कि अगर वो कोई हेलमेट पहना हुआ सर को ले आता है तो उसका काम हो जाएगा। तो ये सोच के वो सीधा उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, और तभी पीछे से एंट्री होती है आस्केलेड और उसकी सेना की। जो कि इतना ज्यादा शानदार तरीके से एंट्री करते हैं कि इनके साथी वाला जो राजा था उसकी भी फट के 4 हो जाती है। दरअसल ये सारे लोग अपने साथियों के बल का यूज करते हुए अपने नाव को भी कंधे पे उठा के इस जगह पे पहुंच जाते हैं, और आस्केलेड उस नाव पे बैठा हुआ रहता है और जाबाज की तरह एकदम इन सभी को ललकार रहा होता है। और ये नाव इस जगह इसलिए लाई गई थी क्योंकि किले के चारों तरफ पानी का एक मोट बनाया हुआ था, और इस नाव को डायरेक्टली उस मोट पे ही पटक दिया जाता है। जो थॉरफिन था वो जाबाजी करते हुए सीधा अपने खंजर से उस किले की दीवार पे चढ़ना शुरू कर देता है। फिर जो आस्केलेड था अपने साथियों का यूज करते हुए उस नाव से बढ़ना शुरू कर देता है। डायरेक्टली ये लोग जा नहीं सकते थे उस जगह पे, इसलिए इन्होंने नाव का यूज किया था। लेकिन आधे रास्ते पे इनके ऊपर लगातार क्रॉसबो से हमला होना शुरू हो जाता है और इनके साथी मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सही समय पे इनके ऊपर अटैक रुक जाता है, और ये किया होता है थॉरफिन ने। वो पहुंच चुका होता है उन्हीं सोल्जर्स के पास जो कि क्रॉसबो अटैक कर रहे थे। जिस चीज को देख के जो एस्केलेड था खुश होता है और अपने साथियों को हमला करने के लिए बोलता है। थॉरफिन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो लगातार सारे सोल्जर्स को मारते हुए जा रहा था। वो एक के बाद एक एकदम गाजर मूली की तरह उन सभी को काट रहा था, और उनके लीडर के पास जाके झटके में ही उनकी गर्दन को काट देता है। लेकिन गलती से जो मुंडी था वो पानी में गिरना शुरू हो जाता है, और थॉरफिन के लिए बुरी बात थी क्योंकि वो उस मुंडी को सीधा आस्केलेड को देना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्टली उस नदी में उस मुंडी को बचाने के लिए कूद जाता है। दूसरी तरफ आस्केलेड की जो सेना थी वो शहर के अंदर घुस जाती है और वो उनके सैनिकों से लड़ना शुरू कर देती है। और तीसरी तरफ उस राजा के सैनिक जो कि आस्केलेड के अभी साथी हैं, वो दीवार को तोड़ते हुए इसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि सारे सैनिक जो कि अंदर थे शहर के, वो पहले ही मर चुके हैं। तभी उन सारे सोल्जर्स का राजा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, और वो दिमाग लगाते हुए मन में सोचता है कि वो इस जगह पे आएगा और वक्त रहते ही इन सारे पायरेट्स को मार देगा और सारा खजाना खुद ही रख लेगा। लेकिन वो जैसे ही इस जगह पे पहुंचता है और उनके खजाने को लूटने के लिए जाता है तो वो देख के शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आस्केलेड के साथियों ने पूरा खजाना भंडार खाली कर दिया होता है।
जाता है। तभी एक आवाज आती है, फ्रांस के लीडर के लिए मेरे पास एक मैसेज है। और ये आवाज होती है एस्केलेट की। लूट के 2 हिस्सों के हिसाब से जीत तुम्हें मिली और खजाना मेरा, और यही थी मेरी आधी आधी लूट का मतलब। अब तो तुम खुश हो ना? बाकी हमने तुम्हें ये शहर दिला दिया है। अपने आप को इतना ज्यादा बेवकूफ बनते हुए देख के वो किंग एकदम पागल हो जाता है और वो कुछ भी बड़बड़ाना शुरू कर देता है। उसका सोल्जर अपने सारे साथियों को बोलता है कि जल्द से जल्द बोट निकालो, हमें इनके ऊपर हमला करना होगा। लेकिन वो बताते हैं कि एस्केलेट के सारे साथियों ने बोट को तबाह कर दिया है। तो वो भी समझ जाता है कि वो इनका कुछ नहीं कर सकता। और दूर खरा जो एस्केलेट था वो इनके सारे तड़पने को एंजॉय कर रहा होता है और वो बोलता है कि कुछ भी बोलते रहो, वैसे भी मुझे फ्रेंच नहीं आती। उतने में जो थॉरफिन था वो वहां पे पहुंच जाता है और वो उसके साथ उस लीडर का सिर भी लेके आया था। और वो आते ही डायरेक्टली एस्केलेट को चैलेंज कर देता है, जिसके लिए जो एस्केलेट था वो तैयार हो जाता है। लेकिन इनका जंग शुरू ही होता कि उतने में इनके ऊपर हमला हो जाता है। इसलिए इन सभी को थोड़ी देर के लिए अपने डुअल को पोस्टपोन करके यहाँ से भागना पड़ता है। इसी के साथ ये सारे लोग फ्रांस की उस जगह को लूट के सारा खजाना लेके भाग जाते हैं। कुछ समय बाद जितने भी एस्केलेट के साथी थे वो एक और नए टापू में पहुंच जाते हैं अपने लूट के बाद एंजॉय करने के लिए। उस जगह पे पहुंचने के बाद वहां के जितने भी लोकल लोग थे उन सभी को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग तो एस्केलेट के टीम में भी ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं। उतने में जो थॉरफिन था वो वहां से निकलता है और एक आदमी से टकराते हुए आगे निकल जाता है, जिसपे वो आदमी गुस्सा होते हुए थॉरफिन को ललकारता है। लेकिन थॉरफिन जैसे ही पलट के देखता है तो उस आदमी की फट जाती है। दूसरी तरफ जो एस्केलेट था वो इस पूरे टापू का जो लॉर्ड था उससे बात कर रहा होता है, जिसमें जो लॉर्ड था वो उसे बताता है कि इस जगह पे तुम जितना दिन रहोगे उसका बहुत सारा खर्चा आने वाला है। जिस पर एस्केलेट बताता है कि अभी हमारे पास बहुत पैसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे को बस एक बियर पिलाओ। तो जो लॉर्ड था वो अपनी स्लेव को बोलता है कि जाओ इसके लिए बियर लेके आओ। लेकिन उसकी स्लेव बहुत ही स्लो उसकी बात मान रही होती है, जिसपे वो डांट के उसे दोबारा भेजता है। एस्केलेट को उसके ध्यान उसकी स्लेव पे जाता है तो उसके बारे में पूछता है, जिसपे लॉर्ड बताता है कि ये भी एक नॉर्वे के लॉर्ड की बेटी थी। एक जंग के दौरान इसका जो परिवार था वो तबाह हो गया। ये सच में बहुत ही ज्यादा महंगी मिली है, लेकिन ये बहुत ही स्लो काम किया करती है। एस्केलेट इस चीज को सुन के उस लॉर्ड को बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारा कोई भी स्लेव जो है वो बहुत ही धीरे तुम्हारी बात मान रहा है तो तुम्हें उसे संभालने नहीं आता, या फिर तुम उसे अच्छे से ऑर्डर नहीं दे सकते। अभी मेरा एक डुअल है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ इस चीज को थोड़ा फाइट करने के लिए। इतना बोलने के बाद एस्केलेट पहुंच जाता है थॉरफिन से डुअल करने के लिए और इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है। एस्केलेट थोड़ा बात करने का ट्राई करता है लेकिन थॉरफिन उसकी बात नहीं सुनता और स्टार्टिंग से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एस्केलेट इतना ज्यादा इसको एग्रेसिव देख के पीछे थोड़ा ढकेलता है, लेकिन थॉरफिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और लगातार अटैक करके उसका एक बार तलवार छुड़ाने में सफल हो जाता है। लेकिन एस्केलेट अपने सफलता का यूज करते हुए अपना तलवार फिर से हाथ में पकड़ लेता है। एस्केलेट समझ चुका था कि थॉरफिन को ऐसे हराना मुश्किल होने वाला है, इसलिए वो दिमाग चलाते हुए उसे भड़काना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाप का क्या नाम था? थॉर। तो थॉरफिन बोलता है थॉर्स। तो बोला हाँ तुम्हारे बाप का नाम थॉर्स था ना। एस्केलेट बोलता है कि सच कहूं कि मुझे याद नहीं कि तुम्हारे फादर को मैंने कैसे मारा था, वैसे भी वो कमजोर रहे होंगे इसलिए मैंने उन्हें मार दिया होगा। जिसपे थॉरफिन गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम उन्हें कभी भी हरा नहीं पाते, तुमने धोखा किया था इसलिए तुम उसे हरा पाए थे। जिस पर एस्केलेट बताता है कि अच्छा हाँ याद आया, वो वही बेवकूफ है ना जिसने एक बच्चे के लिए अपने जो हथियार थे उसे डाल दिए थे। इतना ज्यादा बेइज्जती सुन के अपने फादर की थॉरफिन अपना सबर छोड़ देता है और गुस्से से सीधा एस्केलेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। और एस्केलेट यही चाहता था, इसलिए उसके गुस्से का यूज करते हुए सीधा उसको जमीन पे पटक देता है और उसकी हाथ तोड़ देता है। इसी के साथ इन दोनों का डुअल यहाँ खत्म होता है। फिर रात के समय ये सारे जितने भी एस्केलेट के साथी थे वो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में ही वो इंसान जो कि स्टार्टिंग में थॉरफिन से टकराया था एस्केलेट की तरफ जाता है और उसे बोलता है कि आपका जो डुअल था वो बहुत ही मजेदार था, वैसे आप उस बच्चे को अपने साथ रख रहे हैं, कहीं ये सीरियस तो नहीं हो सकता? क्या पता वो रात में आपको मार दे। जिस पर एस्केलेट बोलता है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो एक वॉरियर की संतान है और वॉरियर अपने अभिमान से जिंदा रहते हैं। इतने में ही वही लड़की जो कि एक लॉर्ड की बेटी थी जिसे स्लेव बना दिया गया था उससे फिर से कुछ गलती हो जाती है। इस चीज को देख के जो उसका मालिक था यानी कि इस जगह का लॉर्ड वो उस पर लगातार कोड़े बरसाने लग जाता है। दूर खड़ा जो एस्केलेट के बगल में इंसान था वो एस्केलेट को बोलता है कि ऐसे गुलाम की तरह जिंदा रहना, इससे अच्छा मैं अपने आप को मार ही लूं। तब एस्केलेट हंसते हुए बोलता है मन में कि जो वो लॉर्ड है वो भी एक तरह का गुलाम है यानी पैसों का, और वो दिखावा कर रहा है किसी एक इंसान के लॉर्ड होने का। यहाँ हर दुनिया में कोई ना कोई किसी चीज का गुलाम होता है और सारे लोग एक दूसरे से दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो नींद में अपने फादर को देख रहा होता है, जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो, मैं अगर तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि फिर से तुम अपना बदला लेना छोड़ दो तो तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया था कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, तुम्हें अपना गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन थॉरफिन इन सारी चीजों को सुन के अपने डैगर को निकाल लेता है और सामने अटैक कर देता है और सामने वही लड़की होती है। स्लेव लड़की का नाम असल में हॉर्डीलैंड होता है और हॉर्डीलैंड बोलती है डरते हुए कि मेरे लॉर्ड ने कहा था कि तुम्हें खाना दे दूं। तो चुपचाप जो थॉरफिन था वो उस खाने को खाना शुरू कर देता है। तब हॉर्डीलैंड उससे बोलती है कि क्या तुम भी एक गुलाम हो, क्योंकि तुम बाकी पार्टी मेंबर से बाहर होकर खाना खा रहे हो।
रहे हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ खा सकता हूँ। जिसपे हॉर्डिलैंड बताती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर मेरी जैसी चीजें लग रही है, तुम भी पूरी तरीके से खुले हुए नहीं हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है अगर मैं तुम्हारी तरह होता या फिर तुम्हारे सिचुएशन पे भी होता तो अपने मालिक को अभी मार के यहाँ से जा चुका होता। तो हॉर्डिलैंड बताती है कि मैं क्या करूँ, मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा है और मैं मार के उसे कर भी क्या लूंगी। मैं जितनी भी दूर भाग जाऊँ आखिरकार मुझे क्या मिलेगा। मान लो मैं दुनिया के आखिरी अंत तक भी चले जाऊँ तो भी वहाँ पे क्या होगा, फिर से वही जंग और लोगों को एक दूसरे को मारना। मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुकी हूँ। तो इन सारी बातों को सुन के थॉरफिन वही बताता है जो कि उसके फादर ने उसे कहा था। दूर पश्चिम जगह पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के खाने उपलब्ध है, वहाँ उपजाऊ जमीन है और हर समय सूरज की रोशनी आते रहती है। उस जगह पे कोई भी जंग नहीं होता और लोग उसे विनलैंड कहते हैं। स्टोरी को सुन के वो हॉर्डिलैंड कहती है कि क्या ये जगह सच्ची में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद जो डेनमार्क के राजा थे जिनके पीछे फ्लोकी भी खड़ा था और उन सभी को बता रहे थे कि अब हमें जंग का ऐलान कर देना चाहिए क्योंकि अब ठंड खत्म हो चुकी है, तो इंग्लैंड के ऊपर फिर से हम लोग अटैक करेंगे और इस बार मेरा बेटा जो कॉन्यूट है उसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्यूट का सेवक था जो कि बचपन से उसे पाला है वो थोड़ा उसकी चिंता करने लगता है और राजा को बोलता है कि उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है लड़ाई का। लेकिन राजा बोलता है कि वो एक वॉरियर के बेटा है और अगर हम वाइकिंग्स लड़ाई ना करें तो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसे मेरे साथ चलना ही होगा। उसके बाद जो किंग था वो इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर देता है और काफी सारी जगह को हथिया लेता है। लेकिन वो लंदन में बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो कि उनके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दे रहा था, जिसका नाम था थॉरकिल। इस चीज को जानने के बाद जो आस्कलेट था डेनमार्क की सेना की तरफ से थॉरकिल को मारने का प्लान बनाता है और उसके दिमाग में थॉरफिन आता है और वो डायरेक्टली थॉरफिन को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए थॉरकिल का सर ला के दे सकते हो। जिसको सुन के थॉरफिन डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे वादा करते हो कि मेरे साथ डुअल करोगे तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो आस्कलेट बोलता है कि हाँ हाँ कर लेंगे, तुम बस ये मेरा काम कर दो। तो थॉरफिन लास्ट में बोलते जाता है कि इस बार देख लेना, यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फादर का बदला तुमसे लेके रहूंगा और डुअल में अपने डैगर को तुम्हारे दिल के आर पार कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम सारे जितने भी फ्लोकी के सेना थे उन सभी को इंग्लैंड के लंदन शहर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। उन्हें रास्ते में जो सोल्जर्स थे इंग्लैंड के वो रोक लेते हैं। तो फ्लोकी बोलता है कि हम पे अटैक मत करो, हम लोग तो बस यहाँ पे एज एन मैसेंजर आए हैं, हम तुम्हारे थॉरकिल से बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो सोल्जर्स बात नहीं सुनते हैं। तो उसी समय पे जो थॉरकिल था वो उन सभी को रोक लेता है और बोलता है कि हे फ्लोकी मेरे साथी, तुम्हें बहुत दिन बाद देखा। जिसपे फ्लोकी बोलता है कि थॉरकिल, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ हमारे राजा की तरफ से कि तुम्हारे जो इंग्लैंड के राजा थे वो भाग खड़े हुए हैं फ्रांस की तरफ, तो अब लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। वो अभी भी तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार है और तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम हमारे साथ ही लड़ा करते थे बहुत समय पहले, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया कि तुमने हमारी टीम को छोड़ दिया और इंग्लैंड ज्वाइन कर ली। जिसपे थॉरकिल बोलता है कि मैं जब इंग्लैंड में आया तब मैंने जाना कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब, कमजोर और निहत्ते हैं। सच में ये जो जगह है बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तब फ्लोकी को लगता है कि अब यहाँ जो थॉरकिल है इस जगह को छोड़ देगा और वो खुश होने लगता है। लेकिन थॉरकिल बोलता है कि नहीं, मैं इसी वजह से इस जगह पे रहना चाहता हूँ क्योंकि इनसे लड़ने में कोई भी मजा नहीं, इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा, बात खत्म। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। उसको रोकते हुए फ्लोकी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें इंग्लैंड से भी ज्यादा पैसे देंगे। जिसको सुन के जो थॉरकिल था वो गुस्सा हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठा के उनकी तरफ फेंक देता है। तो डर के मारे ये जो लोग थे वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर डायरेक्टली जो फ्लोकी था वो डेनमार्क के किंग की तरफ आता है। फ्लोकी अपने किंग को बताता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, थॉरकिल बिल्कुल भी मारने के लिए तैयार नहीं है। तब उसका किंग बोलता है ठीक है, तो अभी कुछ समय में ही उनके ऊपर अटैक कर दो, उनके पूरे शहर को तबाह कर दो। तो बस किंग के सुनने की देरी थी और डेनमार्क की पूरी सेना निकल चुकी होती है लंदन के ब्रिज को तबाह करने के लिए। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो वहां क्रॉस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन लंदन की जो सोल्जर्स थे वो उनके ऊपर तीर कमान से हमला कर देते हैं और उन सभी का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बोट किसी तरीके से उस ब्रिज की तरफ पहुंच जाती है और वो उस ब्रिज को तोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसी समय जो थॉरकिल था वो एक लॉक को पकड़ता है और तेजी से उनकी तरफ मारता है, जिससे उनका पूरा शिप ही टूट जाता है। इसके बाद एक के बाद एक लॉक फेंकते हुए वो सारे शिप को तबाह करना शुरू कर देता है। फिर अपने साथी को बोलता है कि देखा, ये मैं एक टेक्निक है जिसका नाम है लॉक थ्रो। उतने में जो आस्कलेट की शिप थी वो भी यहाँ पहुंच चुकी थी थॉरफिन को लेके, लेकिन वो लोग थोड़ी दूर तक रुके हुए थे क्योंकि अगर ज्यादा आगे जाते तो थॉरफिन उन सभी को भी निपटा देता। थोड़ा सा अपने आप को उनके पास करते हुए वो थॉरफिन को थॉरकिल की तरफ बढ़ने का हेल्प कर देते हैं, जिसका यूज करते हुए थॉरफिन डायरेक्टली थॉरकिल की तरफ पहुंच जाता और ये एनिमेशन सच में बहुत ही ज्यादा औसम था। तेजी से जो थॉरफिन था वो उनके सामने पहुंचते हुए थॉरकिल को मारने का ट्राई करता है, जिसपे थॉरकिल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है अपने साथियों को कि तुम सब दूर हट जाओ, मैं इससे अकेले लड़ूंगा। इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और
थॉरफिन समझ चुका था कि एक भी अटैक अगर थॉरकिल का उसे लगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कितना भी ट्राई कर ले वो थॉरकिल को बिल्कुल भी नहीं मार पाता और बदले में थॉरकिल उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। अपने आप को इतना हारते हुए देख के जितनी भी डेनमार्क की सेना थी उन सभी को पीछे से वापस आने का ऑर्डर मिल जाता है और वो लोग बैक ऑफ हो जाते हैं और बदले में यहाँ थॉरफिन उनकी तरफ से मार खा रहा होता है। लेकिन थॉरफिन भी इतने मुश्किल से हारने वाला नहीं था। वो अपने ट्रिक का यूज करते हुए 2 उंगली थॉरकिल का काटने में सफल हो जाता है, जिसे देख के थॉरकिल इंप्रेस होता है और उसे बोलता है कि वॉरियर तुम सच में बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा नाम बताओ। जिसपे थॉरफिन बताता है मेरा नाम है थॉरफिन, सन ऑफ थॉर्स। तो थॉर्स का जैसे ही नाम सुनता है थॉरकिल तो बोलता है थॉर्स क्या तुम? लेकिन उतने ही देर में जो थॉरफिन था वो वहां से पानी में कूद के यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डेनमार्क का जो राजा था वो अपने इतने ज्यादा सोल्जर्स को जख्मी देख के गुस्सा हो रहा होता है और फ्लोकी को बोलता है कि एक शहर को कब्जा करने के लिए हम लोग कितनी कैजुअलिटीज देखेंगे। जिसे फ्लोकी बताता है कि हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, हम लोग पूरे शहर को घेर के रख लेते हैं, जब उनका राशन खत्म होगा तब उन पे अटैक करेंगे। लेकिन आधा साल जितना टाइम उस डेनमार्क के राजा के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा इंग्लैंड चाहिए, लेकिन अभी हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं आधा से ज्यादा पश्चिम की तरफ भेज दो और करीबन 4 से 40 हजार तक सेना जो है उसे लंदन की तरफ भेज दो लड़ने के लिए और उन्हें लीड करेगा कॉन्यूट। कॉन्यूट का सेवक बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है इस डिसीजन से, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ थॉरफिन जो कि बच बचा के लैंड पे आ चुका होता है और उसका पूरा हालत टूट चुका होता है, उसकी पसलियां दर्द कर रही होती है। दूसरी तरफ थॉरकिल के सारे साथी देखते हैं कि किंग स्वेन जो कि डेनमार्क के राजा हैं वो अपने साथियों को लेके वापस लौट रहे हैं, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन थॉरकिल थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसे तो लड़ने से मतलब था। फिर जो आस्कलेट के साथी थे वो भी उसके साथ वेसेक्स नाम के जगह पे जाने के लिए निकल रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें थॉरफिन भी मिलता है तो आस्कलेट उससे पूछता है कि वैसे मैं वेसेक्स की तरफ जा रहा हूँ और अगर तुम्हें चलने में दिक्कत है तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन थॉरफिन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये बंदा इतना बेइज्जती करता है इसका, फिर भी थॉरफिन बहुत ही नफरत से भरा हुआ है। वो किसी तरीके से भी इसी की हेल्प लेते हुए बहुत ही मजबूत होगा और इसे कोई मारेगा। हम प्रिंस की सेना को देखते हैं जो थॉरकिल के आगे आके खड़ी होती है। थॉरकिल एक टावर के ऊपर खड़ा होकर उन पर पत्थर फेंक रहा होता है और उनसे बोलता है तुम जैसे बुज़दिलों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। और उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। तब हम देखते हैं कुछ लोग रैग्नारोक के पास जाकर बोल रहे होते हैं रैग्नारोक ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, क्या हमें इनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए? रैग्नारोक बोलते हैं अब हम इन पे हमला नहीं कर सकते जब तक प्रिंस हमें बताते नहीं है। हमें थॉरकिल को दिखाया जाता है और थॉरकिल के पास एक आदमी आके बोलता है कि ये जो सेना आई है ये डेनमार्क से आई है और प्रिंस भी इनके साथ ही है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें लड़ने के लिए मिले। और फिर यहाँ पे थॉर्स की पीठ पर बैठ के जो कि उसके पिता ही थे उनसे बात कर रहा होता है और थॉरकिन बोलता है हमारे यहाँ अब कोई भी गुलाम नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे सब आजाद है, हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है। वो ऐसे ही चलते रहते हैं और आगे उन्हें समुद्र के किनारे पर एक बस्ती जलती हुई दिखती है। वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाकर लेके जा रहे होते हैं। थॉरफिन के पिता कहते हैं तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी माँ और बहन का भी ध्यान रखना है। लेकिन थॉरफिन ये सब देख के घबरा जाता है। तभी कुछ सैनिक उसे नोटिस कर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो तीर थॉरफिन की जगह थॉर्स को लगते हैं और थॉरफिन नींद से जग जाता है। और फिर हमें आस्कलेट की आर्मी को दिखाया जाता है जो मेन आर्मी से अलग हो गए थे। इस वजह से वो गुस्सा भी थे और छोटे मोटी चोरियां करके अपना गुजारा कर रहे हैं और वो इस बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर एक्सलेट के साथ एक पहाड़ी पर होता है। एक्सलेट कहता है कि तुम उर्वे थॉरफिन, सूरज अभी तक उगा नहीं है। थॉरफिन कहता है मुझसे इतनी हमदर्दी मत दिखाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात को सुनकर एक्सलेट कहता है कि ये तो एक दिन होना ही है, तुम बड़े हो रहे हो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम मुझे एक न एक दिन हरा ही दोगे। हमसे पहले भी यहाँ पे कोई रहता था जिसे सैक्सन्स ने 500 साल पहले हराया था और आने वाले वक्त में सैक्सन्स को भी कोई हरा ही देगा। ये तो इस दुनिया में चलना ही है, लोग मर जाते हैं और उनके बाद कोई और आ जाता है। थॉरफिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? एक्सलेट कहता है सैक्सन्स ने रोमन्स को तबाह किया, अब हम सैक्सन्स को तबाह कर रहे हैं और क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग फाइनल जजमेंट भी आने ही वाला है। उस दिन भगवान सबको मार देंगे। और फिर उन्हें सामने से एक सैनिक आता हुआ दिखाई देता है जो कि प्रिंस कन्यूट की सेना में से होता है, जो बताता है कि प्रिंस कन्यूट को थॉरकिल और उसकी सेना ने आकर किडनैप कर लिया है। और वो बताता है कि हमारे सिर्फ 400 सैनिक ही जिंदा बचे हैं और आस्कलेट को भी अपनी सेना में जुड़ने के लिए बोलता है। लेकिन आस्कलेट उसकी गर्दन काट देता है और कहता है हम प्रिंस कन्यूट को अकेले ही
ही बचाएंगे, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें अपना इनाम किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। आगे हमें थॉरकिल की सेना दिखाई जाती है जो प्रिंस कैन्यूट, रैग्नारॉक और एक प्रीस्ट को लेकर जा रहे होते हैं। थॉरकिल को एकदम से कुछ महसूस होता है। वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक भाला आगे की तरफ फेंक देता है। वो भाला एक सैनिक को लगता है जो पास ही छुपकर बैठा था, और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, हम रेगनर के सैनिक हैं, हम पूरे 2000 हैं। प्रिंस कैन्यूट और रैग्नर को छोड़ दो, वरना हम तुम सबको मार देंगे। थॉरकिल प्रिंस और रैग्नर को छोड़ देता है। ये देख के वो सैनिक डर जाते हैं। तुम मुझसे लड़ने से हिचकिचाना मत और खुलकर लड़ना। और वो सैनिक थॉरकिल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन थॉरकिल की सेना और वो अकेले ही उन सबको मार देते हैं। थॉरकिल बोलता है, सिर्फ 2000, ये तो मुझे 400 जैसे लग रहे थे। और तभी थॉरकिल को जलने जैसी स्मेल आती है और उन्हें पता चलता है कि जंगल में आग लग चुकी है। ये आग आस्केलेट ने लगाई थी, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और धुआं हो जाता है। आग लगने की वजह से प्रिंस और थॉरकिल के भी कुछ सैनिक मर जाते हैं। थॉरकिल का साथी कहता है, इस जंगल की आग में हमें किसी का भी पता नहीं चलेगा कि कौन अपना साथी है और कौन दुश्मन है, क्योंकि जंगल की आग में मरने से हम शहीद नहीं होंगे और हमें वल्हला में एंट्री नहीं मिलेगी। थॉरकिल बोलता है, ये इनका काम नहीं है, ये जरूर किसी और ने करा है, क्योंकि कोई भी अपने प्रिंस को मारना नहीं चाहेगा, यानी कि तीसरा भी कोई और है। प्रिंस कैन्यूट को बचाने के लिए थॉरफिन को भेजता है, लेकिन भेजने से पहले वो उसके ऊपर पानी डाल देता है ताकि वो आग में जल ना सके, और थॉरफिन निकल जाता है प्रिंस कैन्यूट को बचाने के लिए। उसके जाने के बाद बियोन कहता है आस्केलेट से कि अगर हमने प्रिंस कैन्यूट को भी जला दिया तो क्या होगा। आस्केलेट कहता है, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे कि हमने प्रिंस को मारा है। बियोन कहता है, क्या सच में प्रिंस को थॉरफिन लेके आ जाएगा। आस्केलेट कहता है कि थॉरफिन को किसी का भी डर नहीं है, वो जरूर प्रिंस को लेकर आ जाएगा। और फिर हमें रैग्नर को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे आग में चल रहे थे। वो अटैक उसके सैनिक नहीं करा था। रैग्नर अपने सैनिक से बोलता है, तुम देख के हमला करा करो, तुम्हारे हमले से प्रिंस को भी चोट लग सकती थी। और तभी रैग्नर को एक आवाज आती है और रैग्नर बोलता है, देखो समझदार लोग ऐसे ही होते हैं जो पहले आवाज लगाकर पूछते हैं। लेकिन वो सैनिक थॉरकिल की सेना में से थे और तभी वो रैग्नर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे थॉरफिन आ जाता है और बोलता है, तुम ही प्रिंस कैन्यूट हो ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और वो अकेले ही सैनिकों से लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर थॉरकिल आ जाता है। थॉरकिल बोलता है, मुझे पता था हम दोबारा मिलेंगे। वो अपने सैनिकों से बोलता है, तुम इससे लड़ रहे थे, इसने तुम्हें अच्छी टक्कर दी होगी। थॉरफिन एक अच्छा योद्धा है, इसने मुझे ये घाव दिया था, तुम इसे कम मत समझना। थॉरकिल थॉरफिन से पूछता है, क्या इस आग के पीछे तुम लोग हो। थॉरकिल बोलता है, तुम्हारे पिता का नाम थॉर्स है और तुम्हारी माँ का नाम हेल्गा। ये सुन के थॉरफिन चौंक जाता है और थॉरफिन पूछता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो। थॉरकिल बोलता है, अभी पुरानी बातें करने का वक्त नहीं है, अभी मैं प्रिंस को तुम्हें देकर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे अगर तुम इस आग में से जिंदा बच पाए तो। और वो वहाँ से चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने अभी जिनका आवाज सुना है वो है वाईटी एनिमे, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको इनका नरेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो मैं होप करता हूं कि आप इनके चैनल पे उतना ही प्यार बरसाएंगे जितना आप हमारे चैनल पे प्यार बरसाते हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा बरसा सकते हैं, मेरे को बहुत ही खुशी होगी। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम इनके जो सब्सक्राइबर टारगेट है 1000 उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें। हमें साथ मिलकर एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कोलैबोरेशन वीडियो कैसे। सो हम क्रॉनिक मीडिया ने डिसाइड किया है कि हम लोग जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज, हम उन सभी को सपोर्ट करेंगे और उनसे कोलैब होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर उससे आप सभी को हेल्प मिलती है तो मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो चैनल है क्रॉनिक मीडिया वो भी किसी की हेल्प से ही बन पाया था RS प्ले सुपर। तो मैं ये चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ये मोमेंट्स आप लोग को भी देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन जरूर रहेगी कि आप लोग इंथुजियास्टिक होने चाहिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी ये चीज लगा कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, बस सेक ऑफ डूइंग इट आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो फिर यार मजा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अगर सच में एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं या फिर आपका कोई अच्छा चैनल है तो मैं उसको बूस्ट देने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा। आइए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। हम लोग वहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल सहमत है आप सबसे। बाकी आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप आगे जा पाइएगा कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग आस्केलेट को देखते हैं जो कि एक बूढ़े व्यक्ति को एक लेटर देते हुए बोलता है कि तुम दूर समुद्र किनारे इस लेटर को पहुंचा देना उस गांव में। तो आदमी पूछता है कि तुम्हें किसे इस लेटर को देना है। आस्केलेट बोलता है कि किसी भी एल्डर को दे देना और उन्हें बताना कि आस्केलेट लीडिया का बेटा ने उसे भेजा है। अगले सीन में आस्केलेट की सेना में एक ऐसा भी आदमी था जो कि कान लगा के सुन सकता है कि दूर खड़ा लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जमीन में कान लगा के पता करता है कि आखिरकार थॉरकिल की सेना कहाँ पे पहुंच गई है, और वो बताता है कि थॉरकिल की सेना आधे दिन में यहाँ तक पहुंच जाएगी।
जाएगी। तो आस्कलेट बोलता है कि वो तो सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उतने में वो आदमी एक और चीज बताता है कि दूर खड़े कुछ लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनते ही वो दोनों लोग भी वहां से भाग खड़े होते हैं। तो आस्कलेट समझ जाता है कि ये थॉरकिल के ही आदमी थे और वो बोलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मदद की मांग की है, उनके आने तक हमें यहीं पे वेट करना होगा। फिर इसके बाद आस्कलेट के सारे साथी काफी दिनों तक चलते रहते हैं। वो सोते भी बहुत ही कम है, इसकी वजह से उनका शरीर बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो जाता है। चलते चलते लास्ट में जो साथी थे आस्कलेट के, वो उससे पूछने लगते हैं कि हम लोग कब तक कैसे चलेंगे, हमारे पीछे ही हमारे दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं। तो आस्कलेट बोलता है कि बस हम लोग पहुंच गए, मदद हमारे सामने ही खड़ी है। और फिर सामने हमें दो लोग खड़े दिखाए जाते हैं। उन दोनों के ही पास आस्कलेट जाके झुक जाता है और बोलता है कि कमांडर, आपसे मैं बहुत दिनों बाद मिला। जिसपे कमांडर बोलता है कि आस्कलेट, तुमसे भी मैं सच में बहुत ही खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मिलके। और इतना कह के वो इशारा करने लग जाता है अपने साथियों को, और पीछे उनके बहुत सारे बड़े बड़े शिप में इंसान दिखाए जाते हैं। अगले सीन में थॉरकिल के साथी उसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे आस्कलेट की सेना का कुछ दिन पहले खड़ी थी। वहां पहुंच के वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर बताओ कि वो जो शिप थी आस्कलेट के साथियों वाली, वो किसकी थी। तो वो लोग बताते हैं कि वो डेनमार्क की सेना की तो नहीं लग रही थी, क्योंकि उस पर ड्रैगन नहीं बना हुआ था, बस बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी। तो थॉरकिल बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि नदी के उस पार वाले जो जगह हैं उनके भी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नदी के उस पार इंग्लैंड तो नहीं लग रहा है। तो थॉरकिल बताता है कि नहीं, नदी के पार वेल्स है, और वेल्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पहाड़ है और वहाँ काफी सारी कम चीजें भी मौजूद होती हैं। वेल्स कंट्री हर माने में जो इंग्लैंड है उससे काफी छोटा है। रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद वेल्स को कभी भी एक कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया, और वेल्स बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में भी बटा हुआ है। और मुझे लगता है कि उन इलाकों के लोग जो है उन्होंने रिक्वेस्ट सुन लिया है आस्कलेट की। फिर हमें वेल्स की जगह दिखाई जाती है जो कि होता है ईस्ट मॉर्गनिंग, जहाँ पे प्रिंस कैन्यूट और आस्कलेट के सारे साथी जो रहते हैं वो पहुंच चुके होते हैं। रैगनर जो कि कैन्यूट का सेवक था, वो आस्कलेट को थैंक्स कहता है उसकी इस हेल्प के लिए, और वो बोलता है कि जो थॉरकिल है वो तो सिर्फ दांत पीसते ही रह गया होगा, अब बस हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, समुद्र के किनारे से हम लोग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि नहीं, हम लोग समुद्र के किनारे से नहीं जाएंगे, हम लोग को जमीन का रास्ता ट्रेवल करना होगा। लेकिन रैगनर इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि इस कंट्री के लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम क्या चाहते हो कि मैं प्रिंस कैन्यूट के लाइफ को रिस्क में डाल दूं? मैं कभी भी ऐसे पैदल चल के यहाँ से ट्रैवल नहीं करना चाहूंगा। जिसपे आस्कलेट बताता है कि इस कंट्री के लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हारे पास और भी कोई चारा नहीं है, तुम हो सके तो मुझ पर भरोसा कर लो, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना ज्यादा चिंता हो रहा है प्रिंस कैन्यूट का, तो मैं उनके लिए एक साथी तैयार कर देता हूँ। और फिर इतना बोल के वो थॉरफिन को बुलाता है। थॉरफिन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये लड़का उसी की उम्र का है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसके देखभाल में बिल्कुल भी मत जाना। फिर आस्कलेट थॉरफिन को हाई करने के लिए कहता है कैन्यूट को, लेकिन थॉरफिन उसे अजीब सा मुंह बना के देखता है, जिससे कैन्यूट बहुत ही ज्यादा डर के रैगनर के पीछे छुप जाता है। इस पे रैगनर बोलता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा अजीब है, लेकिन आस्कलेट बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सच में ताकतवर है। और थॉरफिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मेरा वादा पूरा करोगे? जिस पर आस्कलेट बोलता है ठीक है, तुम ये काम कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर इसके बाद आस्कलेट इस जगह के जो कमांडर थे उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता है इन सभी को। इस जगह का जो सरदार था वो कैन्यूट को बोलता है कि देखो, हम यहाँ पे तुम्हारी जो हेल्प कर रहे हैं वो बस शांति समझौता के लिए कर रहे हैं। तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम डेनमार्क के राजा बन जाओगे या फिर इंग्लैंड के भी राजा बन जाओगे तो तुम शांति समझौता करोगे वेल्स के साथ और कभी भी यहाँ पे अटैक नहीं करोगे। लेकिन कैन्यूट इस चीज को सुन के रैगनर के कान में कुछ बोलता है और रैगनर फिर उसका बात को कन्वे करने की कोशिश करता है, जिसपे ये जो सरदार था थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने यहाँ कैन्यूट से बात की थी, चलो छोड़ो, मैं बाद में फिर से पूछूंगा इनसे। फिर इन सभी का जो सफर था वेल्स के रास्तों से ट्रैवल होना शुरू हो जाता है। और पहले ही जो दूसरे कबीला था जहाँ ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ के कुछ लोग इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। फिर लगातार बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक सीन में हमें थॉरकिल दिखाया जाता है, एक सीन में किंग स्वेन जो कि डेनमार्क के किंग है उन्हें दिखाया जाता है, और एक सीन में लीफ जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं उन्हें दिखाया जाता है। लीफ को एक स्लेव दिखता है जिसे कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा थॉरफिन से मिल रहा होता है, और इस चीज को देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर सीन दोबारा से आस्कलेट पे जाता है जहाँ उनके ऊपर अटैक हो चुका था और सारे तीर आस्कलेट के घोड़े पे लग चुके होते हैं। सरप्राइजिंगली उनका एक भी तीर किसी भी इंसान को नहीं लगता है। शायद से हो सकता है कि ये इनके एक वार्निंग देने का तरीका हो। सारे लोग उन सभी की तरफ सतर्कता से खड़े हो जाते हैं और यहीं पे फर्स्ट अगले सीन में हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक टापू पे पहुंच जाता है। वहाँ पे अपनी माँ को अपने पीठ पे लेके आया हुआ होता है और वो सामने खड़े जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को बोलता है कि मेरी माँ की हालत बहुत ही कमजोर है, उनका बस लास्ट इच्छा ये था कि वो अपने घर लौटना चाहती थी, तो प्लीज मुझे रोको मत। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेनमार्क के राजा को देखते हैं जिसके सामने फ्लोकी खड़ा हुआ था और वो रिपोर्ट दे रहा होता है कि हमारी सेना ने वेसेक्स की जमीन को जीत लिया है। कुछ ही समय में हम लोग बहुत ही
इसलिए उस पूरे जमीन को हड़प लेंगे। तब किंग पूछता है कि लंदन का क्या हुआ, कॉन्यूट के द्वारा जो सेना संभाली जा रही थी उसका क्या हालत है। जिसपे फ्लोकी बताता है कि हमें बस इतना पता चला है कि कॉन्यूट का लड़ाई थॉरकिल से हो गया था, जिसमें उनके जो सेना थी वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाई थी। मेरे हिसाब से हमें बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है कि अभी वो जिंदा है या फिर मारे गए। फिर दोबारा से सीन हमें एस्केलेट पे दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सारे साथियों को मना कर देता है इन सभी विद्रोहियों पे हमला करने के लिए, क्योंकि वो जान रहा था कि इन सभी ने हमला इनके ऊपर सिर्फ डराने के लिए किया है। सामने वाली जो पार्टी थी उनका लीडर का नाम अशर था। एस्केलेट के साइड से जो गाँव का सरदार था वो अशर को बोलता है कि आपस में लड़के बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं है, वेल्स के जो भी फ्यूचर होगा उसके लिए हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। जिसपे अशर बोलता है कि तुम जितने भी अपना दिमाग लगा लो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुमने आज से पहले 3 बार शांति समझौता किया हुआ है इंग्लैंड और डेनमार्क से, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी भी हमें जो बात है उसको माना नहीं है। वो लोग हमेशा से धोखेबाज हैं, ये लोग जंगली लोग हमारी कभी भी बात नहीं मानेंगे। मैं अभी यहाँ जो राजकुमार है उसे कैद कर लूंगा और कहीं ना कहीं इसके बाप का थोड़ा बहुत तो इसके प्रति लगाव तो होगा ही, जिसका यूज करते हुए हम लोग कुछ काम करेंगे। जिसपे एस्केलेट को वो लीडर बोलता है कि तुम यहाँ अपना प्लान बताने वाले हो इन्हें। जिसपे एस्केलेट बोलता है कि हाँ मैंने वही सोचा है, और फिर वो सारे लोग को बताने लगता है, देखो ये जो पीछे एक लड़का खड़ा है इसका नाम है कॉन्यूट, जो कि डेनमार्क का राजकुमार है और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन इन सभी चीज को सुनने के बाद जो कॉन्यूट था वो नर्वस हो जाता है और वो छुप के डायरेक्टली अपने सेवक के पीछे चला जाता है, जहाँ पे उसका सेवक एस्केलेट को बोलता है कि हमारे जो राजकुमार है थोड़े शर्मीले हैं, लोगों के सामने वो बोलते नहीं, इसलिए उनकी तरफ से मैं बोलूंगा। लेकिन एस्केलेट बोलता है कि राजकुमार आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, क्योंकि आप आगे चल के राजा बनने वाले हैं, तो आपको ऐसा कुछ बोलना होगा जिससे ये लोग डर जाएं। आपकी तरह यहाँ पे फट्टू रहने से कुछ काम नहीं होने वाला। वैसे भी यहाँ पे सारे लोग आपको बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, मैं तो बस बिना लड़ाई के झगड़ा रोकना चाहता हूँ। जिसपे जो सेवक था कॉन्यूट का वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते कि आज तक यहाँ कॉन्यूट ने क्या देखा है। वो जो जगह है वो भेड़ियों की जगह है, जहाँ पे इन्होंने कमजोर शरीर होने के बावजूद अपने आप को बचा के रखा है। हर समय ये डर के साए में रहते थे, इसलिए आज तक ये अपने ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं ले पाए हैं। तो इतना सब सुन के जो एस्केलेट था वो हिम्मत हार जाता है और वो सरदार को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अशर को अपना प्लान बताने। फिर जो कॉन्यूट को देखते हुए थॉरफिन था उसे बोलता है कि तुम फट्टू हो एक नंबर के। फिर एस्केलेट अपने जो सरदार था उसके साथ अशर से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे अशर अपने साथियों को बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इनसे अकेले बात करूंगा। फिर अशर इन सभी को बोलता है कि देखो तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिमांड कर दी है, तुम चाहते हो कि हम डेनमार्क की सेना को अपने एरिया से गुजरने दें और साथ ही साथ उन्हें खाने के लिए भी कुछ दें, लेकिन मेरे जो राजा हैं उनकी भी कुछ प्राइड है, इसलिए वो ये नहीं दिखा सकते कि वो चंद 100 डेनमार्क की जो सिपाही हैं उनसे डर गए। इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम बदले में हमें क्या देने वाले हो। जिस पर एस्केलेट उन्हें बोलता है कि मुझे लगा ही था, अब हमें तुम्हें अपना प्लान बताना ही पड़ेगा। फिर एस्केलेट अपना सारा जो प्लान था वो अशर को बता देता है, जिसे सुन के अशर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या ये सच है। जिस पे सरदार बताना शुरू करता है कि एस्केलेट को तुम जो देख रहे हो ये लीडिया का बेटा है, जो आधा रोमन और आधा इंग्लैंड का है, इसलिए इसके अंदर कोई भी झूठी तसल्ली नहीं घूम रही है, ये जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। इसकी माँ जो है वो भी वेल से ही बिलोंग करती थी। जिस पर एस्केलेट बताता है कि हाँ मैं ब्रिटेनिया के खानदान से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक समय पे बहुत ही खतरनाक योद्धा हुआ करते थे ब्रिटेन के। अशर इस चीज से शौक था क्योंकि उसने सुना था कि जो ब्रिटेनिया के खानदान थे वो कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके सामने आज उनका एक वंशज खड़ा है। लेकिन फिर भी अशर के लिए मानना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो सरदार से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई भी इसका सबूत है। जिसपे सरदार बोलता है कि जब ये 14 साल का हुआ करता था तब ये अपनी माँ लीडिया को वेल्स में लेके आया था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग का, जहाँ पे एक बच्चे का दिखाया गया था हमें सीन, जो कि अपनी मम्मी को कुछ सिपाहियों के सामने लेके आया था, और वो उस समय का एस्केलेट था जिसका उम्र 14 साल था। एस्केलेट बहुत ही ज्यादा एकदम खराब बात बताता है कि उसके जो फादर थे वो उसकी माँ को बहुत समय तक इस्तेमाल करते रहे और जब वो बीमार हो गई तो उन्हें बस निकाल के अस्तबल में फेंक दिया गया। लेकिन अशर बोलता है कि किसने विश्वास किया होगा कि ब्रिटेनिया का जो शानदार खून है वो एक डेनमार्क के बच्चे के अंदर होगा। जिस पर एस्केलेट बताता है कि मेरे अंदर जो डेनमार्क का खून बह रहा है, इसलिए मैं उनके साथ घुल मिलने में बहुत ही आसान तरीके से रह जाता हूँ, और अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूँ तो अगर मैं कॉन्यूट को किसी तरीके से भी डेनमार्क का राजा बना देता हूँ तो तुम ये समझ जाओ कि उसके पूरा जो किंगडम है उसके अंदर मुझे एक अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी। और क्योंकि मैं एक वेल्स का भी वंशज हूँ इसलिए मैं वेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीजें सोचूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाओ कि डेनमार्क का वेल्स के साथ शांति समझौता बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। इसके बाद इन सभी का प्लान स्टार्ट होता है और सारे जितने भी एस्केलेट के सिपाही थे वो अपना अपना हथियार अशर के आदमियों को दे रहे थे। दरअसल इन सभी को एक्टिंग करना होता है कि अशर के आदमी इन्हें कैद करके यहाँ से ले जा रहे हैं ताकि इनके राजा की भी जो प्राइड है अपने लोगों के सामने बरकरार रहे। लेकिन फिर भी जो कॉन्यूट
का सिपाही था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था अपने हथियार को देने के लिए। तो आस्कलेड उसे फोर्स करता है, जिसपे वो बोलता है कि पता नहीं ऐसे बकवास सी चीजों पे तुम्हारे आदमी कैसे तैयार हो जाते हैं। जिसपे आस्कलेड बताता है कि मेरे आदमी मुझ पर भरोसा करते हैं। इसके बाद आस्कलेड थॉरफिन को कहता है कि वो थॉरफिन अपना हथियार मुझे दे, लेकिन थॉरफिन बोलता है कि चला जाए यहाँ से। जिसपे जो रैगनार था यानी कॉन्यूट का सेवक वो बोलता है कि अच्छा देख लिया तुम्हारे लोगों में तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट है। जिसपे आस्कलेड बोलता है कि इसकी बात अलग है, ये थोड़ा अजीब है। जिसपे थॉरफिन बताता है उसे कि मैं इसका कोई साथी नहीं हूँ, मैं इसका दुश्मन हूँ। फिर आस्कलेड बोलता है कि कोई बात नहीं, दो लोगों के हथियार रखने से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद ये लोग उस किंगडम से गुजरना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जितने भी इस किंगडम के लोग थे वो डेनमार्क के सिपाहियों को देख के बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं। जिसपे थॉरफिन कॉन्यूट की तरफ देखते हुए बोलता है कि हे राजकुमारी, तुझे इतना ज्यादा क्यों अजीब लग रहा है? तू कुछ बोल भी सकती है, वैसे भी तुझे आगे चल के राजा बनना है, तो ऐसे तो मत ही रह। जिसपे कॉन्यूट बहुत समय बाद उसे कुछ बोलता है कि मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा कोई भी वादा इस किंगडम से नहीं कर सकता जिससे मेरे जो पिता हैं उनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो। और फिर थोड़ा थॉरफिन और कॉन्यूट के बीच में बहस स्टार्ट होती है और रैगनार को ये चीज देख के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक कॉन्यूट ने सिर्फ उससे ही बात की थी। फिर इसके बाद ये लोग एक जगह जाके कॉन्यूट से कुछ दस्तखत पे साइन करवाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पे बर्फबारी होने की थोड़ा सा खतरा होता है। जिसपे रैगनार थोड़ा गुस्सा होता है और आस्कलेड को बोलता है कि हमें जल्दी बढ़ना होगा, लेकिन आस्कलेड बोलता है कि हमने थोड़ा रास्ता अपना चेंज कर लिया है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और फिर वो अपना रास्ता चेंज कर देता है, जिससे उसके सिपाही भी गुस्सा होते हैं। लेकिन आस्कलेड ने कुछ मन में प्लान बनाया हुआ था। दरअसल आस्कलेड की जो सेना थी वो वेल से होते हुए गेंसफ्लो की तरफ जा रही थी, लेकिन बर्फबारी होने के चक्कर में इन सभी ने अपना रास्ता चेंज करते हुए मर्जिया की तरफ से जाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ समय बीत जाता है और आस्कलेड के जितने भी सेना थे वो आगे बढ़ना शुरू होते हुए बर्फबारी में बहुत ही परेशान हो चुके थे। कुछ तो ऐसे सिपाही थे जो कि बर्फ में बेहोश होना शुरू हो गए थे। जिसपे रैगनार बोलता है आस्कलेड को कि हमें पीछे चल जाना चाहिए वेल्स की तरफ, हम लोग इस बर्फबारी में ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन आस्कलेड बोलता है कि हम लोग पास ही के किसी गाँव में शरण ले लेते हैं और वहां से कुछ लूट करके राशन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर पास ही का एक गांव दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे आराम से खाना खा रहे होते हैं। तब ये सारे लोग मिलके वहां पे अटैक कर देते हैं। जो पुजारी था वो उन सभी को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन आस्कलेड के सारे साथी उसे भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग सारा जितना भी गाँव का राशन था उसे लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 50 सिपाहियों के जितना ही हो पा रहा था। गाँव के जितने भी लोग थे वो रिक्वेस्ट करते हैं आस्कलेड से कि प्लीज उन्हें सिर्फ आधा राशन दे दो, क्योंकि उन सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आस्कलेड उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, मैं तुम्हारा सारा जितना भी आज तक का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दूंगा। जिसे सुन के वो बोलता है कि क्या सच में? तो आस्कलेड बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रैगनार समझ जाता है कि आस्कलेड क्या करने वाला है, इसलिए वो बोलता है कि ये आम लोग हैं, इसे छोड़ दो। लेकिन आस्कलेड बोलता है कि नहीं, अगर यहाँ से कोई भी आदमी बच गया तो हमारी खबर दुश्मनों को जाके बता देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वो अपने साथियों को बोलता है कि इन सभी को मार दो, और एक एक करके सारे जितने भी लोग थे उन सभी को ये लोग मिलकर मार देते हैं। इन लोगों को लगता है कि गाँव के सारे लोग मारे गए, लेकिन दूर खड़ी जो एक लड़की थी वो पेड़ के पीछे से छुप के इन सारी चीजों को देख लेती है और वो मौका देख के यहाँ से भाग जाती है। दरअसल जिस समय ये लोग हमला किए थे उस समय वो इस गांव में प्रेजेंट नहीं थी, फॉर्चुनेट थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किंग स्वेन को दिखाया जाता है, डेनमार्क का राजा, जिसे फ्लोकी बता रहा होता है कि थॉरकिल के साथ लड़ाई करते हुए कॉन्यूट के सेना को बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी, लेकिन लड़ाई के दौरान पूरे जंगल में आग लग गई थी। तभी से जो हमारे कॉन्यूट है वो गायब है। नेक्स्ट सीन में जो लड़की थी जो कि उस गाँव से भाग गई थी वो थॉरकिल के पास पहुंच जाती है और उसको सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से जो डेनिश लोग थे वो उनके गाँव में आके तबाही मचा दिया और सारे लोगों को मार दिया। थॉरकिल समझ जाता है कि वो सारे जितने भी डेनिश लोग हैं वो और कोई नहीं, आस्कलेड की सेना ही है। लेकिन थॉरकिल के लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आस्कलेड है वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, और जैसे कि आस्कलेड ने सोच भी लिया था कि अगर वो लोग समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो थॉरकिल उन्हें मुसीबत पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे आस्कलेड ने उसे शॉक कर दिया था, इसलिए थॉरकिल और भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन थॉरकिल को पता चल जाता है कि अगर वो लोग इस तरफ से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बर्फ में वो लोग फंस चुके होंगे, और वो अपने सारे साथियों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जो आस्कलेड के पार्टी में ईयर्स था, जिसे अपने कान से सारी चीजें पता चल जाती थी दूर में, तो बता देता है आस्कलेड को कि कुछ लोग अपनी फौज को लेकर ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, वो करीब 50-60 लोग हैं। फिर आस्कलेड बिजॉन को कहता है कि अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को लड़ाई के लिए तैयार करो, और हाँ, हमें उन दुश्मनों के जो कमांडर है उन्हें जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम पता लगा पाए कि उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था उसने अपने हंटिंग एबिलिटी का यूज करते हुए एक खरगोश को पकड़ लिया होता है, और उसे जो रैगनार था वो देख लेता है, तो उसे बोलता है कि इस खरगोश को उनके साथ शेयर
शेयर करे। बदले में वो उन्हें खाना बना के खिलाएंगे, जिसके लिए थॉरफिन तैयार हो जाता है। फिर अंदर जैसे ही वो जाता है तो जो कॉन्यूट था वो अपनी कुकिंग एबिलिटी का यूज करता है और उस खरगोश को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वादिष्ट खाने में तब्दील कर देता है, जो कि थॉरफिन को भी बहुत ही टेस्टी लगता है। थॉरफिन कॉन्यूट को बोलता है कि मुझे लगा था कि राजा महाराजा आमतौर पर खाना बनाते नहीं है, बिल्कुल खाते ही है सिर्फ। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि ये मेरी हॉबी है और इसे कोई भी नहीं जानता रैगनार को छोड़ के, और अब तुम भी जानते हो, इसलिए तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। बहुत समय पहले मैंने मछली की सब्जी बहुत ही अच्छी बना दी थी और मैं अपने पापा को खिलाने के लिए भी गया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत ही छटक दिया और मुझे बोला कि एक राजा का बेटा कभी भी नौकरों का काम नहीं करता, इसलिए राजा की तरह हरकत करना शुरू करो। तब से मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। उतने में थॉरफिन को एहसास होता है कि कोई उनके गेट पे आ गया है और वो तेजी से उस आदमी के गर्दन पे चाकू लगा देता है। तो आदमी डरते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे इन्फॉर्म करने आया था कि हम पे हमला हो गया है, ईस्ट की तरफ से कुछ लोग यहाँ हम पे हमला कर रहे हैं। उनके पास वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। जिसपे रैगनार गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि लेकिन हम तो यहाँ इस गाँव में 10 दिन से ही रह रहे हैं, तो उन तक बात कैसे पहुंची। जिसपे वो आगे बताता है कि मुझे नहीं पता, इंग्लिश आर्मी को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो रैगनार बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें वेल्स के थ्रू जाना चाहिए। जिसपे आदमी बोलता है कि अभी भी हम लोग आस्कलेट के कहे अनुसार ही जाएंगे। जिसपे रैगनार गुस्सा हो जाता है और फिर उसे बोलता है कि मुझे आस्कलेट के से मिलवाने लेके चलो। सारे लोग उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से ही इसके पीछे से इन्हीं का साथी निकलता है और रैगनार को पीछे से छेद कर देता है, जिससे रैगनार को बुरी तरीके से चोट लग जाती है। और वो आदमी बोलता है कि माफ करना, आस्कलेट ने ये करने के लिए कहा था। तब रैगनार आस्कलेट को बुलाने के लिए बोलता है और आस्कलेट सामने आ जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर रैगनार बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और मुझे ये चीज बताओ कि जो तुम यहाँ पे ये चीज कर रहे हो उसमें तुम हमेशा जो मेरे राजकुमार है उनका साथ दोगे, ये कसम खाओ। जिस पे आस्कलेट बोलता है कि माफ करना, यहाँ पे अगर राजकुमार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो तुम्हें जाना ही होगा, तुम उन्हें कमजोर बना रहे हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनका साथ हमेशा दूंगा। रैगनार बोलता है कि ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि मैं राजकुमार को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी मौत बेकार न जाए। फिर रैगनार बताता है कि इससे पहले तुम गेंसब्रो तक पहुंचो तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क के जो भी किंगडम है उनके अंदर इंटरनल कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सारे जो लोग हैं वो दो पार्टी में बदल चुके हैं। एक पार्टी कॉन्यूट को राजा बनते हुए देखना चाहती है और एक पार्टी उसके बड़े भाई को, जो किंग स्वेन था, उसे इस बात का डर हो गया था कि कहीं कोल्ड वॉर के तहत इनका जो किंगडम है वो दो हिस्सों में तब्दील ना हो जाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ही राजकुमार को राजा बनाएंगे और एक को जान से मार देंगे। और दरअसल कॉन्यूट को जो वो जंग में भेजना चाह रहे थे उसके पीछे उनका यही सोच था। वो चाह रहे थे कि कॉन्यूट जंग में मारा जाए, जिसकी वजह से वो अपने बड़े बेटे को सिंहासन दे देंगे। इसलिए तुम संभल के रहना, क्योंकि कॉन्यूट के खिलाफ उसके बाप ही खड़े हैं। गेंसब्रो में मेरा जो भाई है वो तुम्हारे लिए तैयारी कर देगा। और इतना बोलने के बाद जो रैगनार था वो वहीं पे मारा जाता है। वो अपने आखिरी पलों में कॉन्यूट को देखना चाहता था, लेकिन आस्कलेट नहीं चाहता था कि कॉन्यूट उसे इस हालत में देखे, इसलिए वो मना कर देता है। तो रैगनार बिना कॉन्यूट को अपने आखिरी पलों में देखे हुए मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में आस्कलेट जो रैगनार की बॉडी थी उसे डायरेक्टली पटक देता है कॉन्यूट के सामने, जिसे देख के कॉन्यूट बुरी तरीके से एकदम सहम जाता है। आस्कलेट बोलता है कि रैगनार बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम इंग्लिश सेना के सामने रुका और उसने लड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अचानक से पीठ के पीछे से कुछ लोगों ने उसे मार दिया। फिर वो थॉरफिन को कॉन्यूट की देखभाल करने के लिए बोल देता है और फिर बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विजॉन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है रैगनार का मरना कॉन्यूट के लिए सही है? कहीं वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जा, तो ये चीज हमारे लिए बुरी हो जाएगी। जिस पर आस्कलेट बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कॉन्यूट को भी मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आस्कलेट के सामने जो इंग्लिश सेना था उसका कमांडर पड़ा हुआ होता है और उससे आस्कलेट पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ तुम्हारी सेना में कितने लोग बचे हुए हैं, और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है। मुझे ये भी जानना है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी वो जो इंसान था वो बताने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आस्कलेट उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, उसकी उंगलियां तक काट देता है। जिसपे वो आदमी बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और वो गुस्से से बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरे बीवी बच्चे सबको मार दिया और उनके साथ दुष्कर्म भी किया। ये हमारी जमीन है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इस पे कुछ भी हक नहीं है। जिस पे आस्कलेट हंसते हुए बोलता है कि तुम सच्चाई सुनना चाहते हो तो ये सुनो, ये जो जमीन है वो तुम्हें बिलोंग नहीं करती। इस जगह पे बहुत समय से सेल्स रहा करते थे, ये जगह हरी भरी हुआ करती थी, वो स्पिरिट्स की पूजा किया करते थे। वो दरअसल उन लोग के पूर्वज थे जो अभी वेल्स में रहा करते हैं। फिर एक दिन रोमन्स आए जो कि राजा महाराजा थे, वो उसी जमीन पे सेल्स के साथ रहने लगे। बदले में रोमन्स ने अपनी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजें उन्हें दी। लेकिन कुछ समय बाद रोमन्स वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद तुम लोग आए। तुम लोगों ने सेल्स को कुछ भी नहीं दिया, बदले में उन्हें उसी जगह से भगा दिया जहाँ वो रहा करते थे और उन्हें वेस्टलैंड में रहने पे मजबूर कर दिया। और अगर तुम लोग सोचते हो कि डेनिस बुरे हैं तो सैक्सन्स भी बुरे हैं। तुमने जो ये दरअसल जमीन है वो लड़ाई झगड़ा करके चुराई है और हम डेनिस तुमसे ये जगह छीन के रहेंगे। इतना बोल के वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है। तभी जो आस्कलेट का साथी था वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि वेस्ट की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। तब आस्कलेट बोलता है कि इंग्लैंड किसी ने रात में हमला करे, ये तो बहुत ही ऑड है। लेकिन तभी वो कमांडर
देखकर इंग्लैंड का हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत वहाँ पे आ रही है। मुझे तुम्हारा जो डरता हुआ चेहरा है उसे देखते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। जो थॉरकिल है उसकी सेना यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसे ही सारे आस्कलेट के साथी सुनते हैं कि थॉरकिल की सेना यहाँ पहुंच चुकी है तो वो भी डर जाते हैं और उनमें भी हड़कंप मच चुका होता है। दूसरी तरफ जो थॉरकिल था वो अपने साथियों को बोलता है कि जितने भी लोग मिलेंगे उसे मार देना, लेकिन उसमें जो कॉन्यूट है उसे नहीं मारना, और एक लड़का जिसने चाकू लिया हुआ है हाथ में उसे भी मत मारना, वो मेरा दोस्त है। दूसरी तरफ आस्कलेट अपने साथियों के साथ कॉन्यूट को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कॉन्यूट लगातार जिद किया हुआ रहता है कि वो रैग्नार का अंतिम संस्कार करना चाहता है। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन कॉन्यूट बहुत ही जिद करता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है आस्कलेट और बोलता है कि अब बड़े हो जाओ, यहाँ पे ये सब चीज सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कुछ लोग आस्कलेट की सेना में से चुपके से थॉरकिल को ज्वाइन भी करना चाह रहे थे, जिस पर आस्कलेट को भी पता चल जाता है, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं और बोलता है कि तुम जिस भी लीडर को चूज करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। हमारे साइड में सिर्फ तुम्हें चलना होगा, खाते रहो पीते रहो और चलते रहो, चाहे तुम हार ही क्यों ना मान जाओ, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। तो जो लोग पकड़ाए थे वो ऐसा सुनने के बाद थॉरकिल के पास जाते हैं और जितने लोग भी थॉरकिल के पास जाते हैं थॉरकिल उन्हें पलक झपकते ही मार देता है और अपने में ज्वाइन नहीं करता है। आस्कलेट की सेना बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है। एक नदी को पार करने के बाद आस्कलेट अपने साथियों को बोलता है कि इस ब्रिज को उड़ा दो जिससे हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो उसके साथ ही वैसे ही करने लग जाते हैं। आस्कलेट को इन सभी के बातों से ये भी पता चल चुका होता है कि कुछ लोग उसके बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। तो वो बुजॉन को बुलाता है और थॉरफिन को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग कॉन्यूट के साथ ही रहना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कॉन्यूट को कुछ हो। इतना बोलते ही वो जो ब्रिज था इसके साथ ही तोड़ देते हैं। फिर आस्कलेट बोलता है कि अब उनकी जो स्लेट्स है वो इसको पार नहीं कर पाएगी। तो बुजॉन बोलता है कि अगर वो लोग राशन पीछे ही छोड़ दिए तो आस्कलेट बताता है कि अगर राशन पीछे छोड़ दिए तो वो लोग ज्यादा दिन तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें काफी समय मिल चुका है। इतना बोल के ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद आस्कलेट के साथी में जो ईयर था उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उनके पास पहुंच चुके हैं और वो थॉरकिल होता है जो कि ब्रिज के उस तरफ से ही भाला तैयार करता है और इतनी जोर से इनकी तरफ फेंकता है कि इनके 4-5 साथी उसी भाले के चपेट में आके मारे जाते हैं। और आस्कलेट के सैनिक इस भयावह दृश्य को देख के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, जिस पर आस्कलेट अपने साथियों को शांत करवाता है और उन्हें बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमने वैसे भी वो ब्रिज तोड़ दिया है, वो लोग वैसे भी हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। तो उसके साथ ही बोलते हैं कि उस नदी को चल के भी पार किया जा सकता है, ब्रिज तोड़ने से हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस पे आस्कलेट बोलता है कि अगर तुम्हें यही लगता है तो हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक मिनट बहुत ही कीमती है। हम लोग थॉरकिल से बिल्कुल भी टकरा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लोग हमारा पीछा करने का सोचेंगे तो ज्यादा समय तक पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास राशन नहीं रहेगा। अगर बिना राशन के वो लोग हमारा पीछा करते हैं तो लोग और भी बुरा फंसेंगे, क्योंकि वो लोग एक दिन से ज्यादा हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा तो अपर हैंड है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इनके साथी से जो एक आदमी था वो आस्कलेट को बोलता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम भी एक दिन एक्स्ट्रा जिंदा रह पाएंगे। तो आस्कलेट बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं, मैं कुछ जा रहा हूँ आगे, मेरे पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है यहाँ वेस्ट करने के लिए। तभी इनके जो सारे साथी थे आस्कलेट के, वो इन सभी कैरेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फाइनली आस्कलेट के साथियों ने बगावत कर दिया होता है। अपने साथियों को इतना बगावत करते हुए देख के आस्कलेट उन सभी से कुछ कहना चाहता है कि आखिरी बार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिससे उसके साथी बोलते हैं कि अब इस सब चीज का बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि इतना समय तक हम लोगों ने खराब से खराब समय देखा है, फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, इतना कि हम लोग ने नरक का दिन भी देखा है और वहां से भी वापस आए हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज कभी नहीं बताई है, कुछ समय से मुझे तुम सभी से सच में बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है। और इतना कहने के बाद वो 2 सैनिकों का सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सुन के ये सारे लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द प्रिंस को पकड़ना होगा। लेकिन प्रिंस को बचाने के लिए जो थॉरफिन था वो जितने भी लोग उसकी तरफ आ रहे थे उन सभी को चाकू से मार देता है। टाइम मिलते ही जो बुजॉन था वो अपने घोड़े को इशारा देता है और प्रिंस को लेके वहां से भाग लेता है। तो जो कुछ लोग थे वो उन सभी का पीछा करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। फिर आस्कलेट अकेला इन सभी के बीच में यहाँ फंस जाता है। लेकिन आस्कलेट का कहीं ना कहीं यही प्लान था और इस चीज से उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। दूर खरा जो थॉरकिल था वो भी इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि इन सभी के बीच में विद्रोह हो गया, इसलिए वो भी तेजी से भागना शुरू कर देता है इनकी तरफ। जो बुजॉन था उनके पीछे जो लोग आ रहे थे वो कुछ ना कुछ करते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे बुजॉन को चोट लग जाती है। मौका मिलते ही जो थॉरफिन था वो एक घोड़ा लेके आस्कलेट की तरफ भागता है और बुजॉन ने भी अपना मशरूम खा लिया होता है इन सभी की बैंड बजाने के लिए। जो आस्कलेट था उसकी हालत बहुत ही पतली हो गई थी इतने सारे लोगों से एक साथ मार खाने की वजह से। तो लास्ट में आस्कलेट के साथी में जितने भी लोग ने बगावत किया था उनका सरदार टॉरग्रिम को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही इनके सरदार हो और तुमने इन्हें भड़काया है, क्या तुम खुश हो? ये हालत को देख के मैं तुम्हें बता
दूं कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर भी मेरे साथी थॉरकिल और बजॉन बहुत ही ताकतवर है और वो लौट के तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें राजकुमार को हासिल करने में हेल्प करूंगा। अगर तुम मुझे बंदी बना लेते हो तो बजॉन मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा और उसके साथ कॉन्यूट भी आएगा। लेकिन टॉरग्रिम बिल्कुल भी सुनता नहीं है और अपने साथियों से डायरेक्टली तीर से अटैक करवा देता है आस्कलेट के ऊपर, जिससे आस्कलेट की हालत पतली हो चुकी होती है। लास्ट में अपने साथियों को बोलता है कि इसको जान से मार दो, लेकिन उसके साथी सुनते नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि अचानक से उसके साथी अब मरना शुरू हो गए हैं और पीछे जैसे वो पलट के देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि पीछे खड़ा होता है इनकी मौत थॉरकिल। और उसके जायंट अवतार को देख के टॉरग्रिम की तो फटके चार हो जाती है और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। टॉरग्रिम बोलता है थॉरकिल को कि आप लोग हमें दुश्मन ना समझे, यहाँ पे आपके लिए आस्कलेट को हमने यहाँ जख्मी कर दिया है। जो कॉन्यूट है उसके पीछे मैंने 10 लोग भेज दिया है, वो जल्दी वहाँ से पकड़ के कॉन्यूट को लेके आ जाएगा और मैं आपको उसको सौंप दूंगा, आप बस हमारे यहाँ पे अपने साथ शामिल कर ले। लेकिन थॉरकिल बिल्कुल भी इस बात पे रिएक्ट नहीं करता है और वो डायरेक्टली आस्कलेट की तरफ चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम ही आस्कलेट हो ना, तुम मुझे समझदार लग रहे हो, मुझे ये बताओ कि जो थॉरफिन है वो कहाँ पे है। तब आस्कलेट बताता है कि थॉरफिन इस जंग का बिल्कुल भी हकदार नहीं है, इसलिए मैंने उसे कॉन्यूट के साथ भेज दिया उसकी हिफाजत करने के लिए। जिसे सुन के थॉरकिल खुश होता है और बोलता है कि शाबाश, तुमने सही काम किया। और फिर वो अपने सारे साथियों को बोलता है कि आस्कलेट को छोड़ के सारे लोगों को मार दो। इतना सुन के उसके साथी इन सभी को घेर लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, आखिरी बार अपना हथियार उठाओ और एक योद्धा की तरह मरो। तो जो टॉरग्रिम के साथी थे वो अपना सारा हथियार उठाते हैं और इनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बदले में वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से मर रहे होते हैं। जो टॉरग्रिम था वो थॉरकिल को बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हमें मार के यहाँ पे सफलता हासिल कर लोगे? यहाँ अगर तुम मेरा साथ देते तो मैं कॉन्यूट को तुम्हें सौंप देता, लेकिन तुम यहाँ गलत कर रहे हो। लेकिन थॉरकिल बोलता है कि देखो, मैं यहाँ तुम्हें कुल्हाड़ी दे के मौका दे रहा हूँ, तुम एक योद्धा की तरह मेरे से लड़ते हुए मर सकते हो। तो लास्ट में जो टॉरग्रिम था उसे ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे वो हमला करने के लिए थॉरकिल की तरफ बढ़ता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि थॉरकिल का रूप उसे बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। तभी जितने भी यहाँ जंग चल रही होती है उसी बीच में थॉरफिन यहाँ आ जाता है और अपने घोड़े से रास्ते में जितने भी लोग आ रहे होते हैं उन्हें मार रहा होता है। वो सीधा अपना घोड़ा ले जाते हुए आस्कलेट की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन बीच में थॉरकिल खड़ा होता है और वो अपने एक ही पंच से शानदार तरीके से जो थॉरफिन का घोड़ा था उसे धोबी पछाड़ देता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। घोड़े समेत जो थॉरफिन था वो दूर जाके गिरता है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को संभाल लेता है। थॉरकिल थॉरफिन को देखते हुए बोलता है कि मुझे सच में तुम्हें देख के खुशी हुई मेरे दोस्त। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि आस्कलेट को बिल्कुल भी छूना मत, वो मेरा दुश्मन है। जिसपे थॉरकिल बोलता है कि ये तो तुम्हारा सरदार हुआ करता था ना। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि वो मेरा बॉस नहीं है, अगर आस्कलेट को तुम मेरे हवाले नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर थॉरकिल अपने साथियों को बोलता है कि क्या तुमने सुना, यहाँ पे थॉरफिन और मैं मान गए एक दूसरे से लड़ने के लिए और जो जीतेगा वो आस्कलेट को पाएगा। बदले में अगर थॉरफिन मुझे हरा देता है तो उसे घोड़ा और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी दूंगा। तो थॉरफिन बोलता है कि इस बार बिल्कुल भी वो चीज नहीं होगी जो लंदन में हुई थी और वो लड़ने के लिए थॉरकिल से तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे थॉरफिन अपनी टैक्टिक्स का यूज करते हुए थॉरकिल के ऊपर अटैक करता है, जिसे देख के वो खुश होता है और बोलता है कि तुम सच में थॉर्स के बेटे की तरह लड़ रहे हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मेरे पिता और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। तो थॉरकिल बोलता है कि मुझे बुरा लगा, क्या उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मुझे इतना तो पता है कि मेरे पापा रॉयल्टी से बिलोंग करते थे। जिसपे थॉरकिल बताता है कि नहीं, तुम्हारी जो मदर थी वो रॉयल्टी से बिलोंग करती थी, तुम्हारे जो फादर थे वो तो तलवारबाजी करके इतना आगे तक पहुंचे थे। अगर तुम और भी ज्यादा अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे अच्छे से इंटरटेन करो और साबित करो कि तुम थॉर्स के बेटे हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मैं तुम्हें एंटरटेन तो कर दूं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। और इस चीज को सुन के जितने भी थॉरकिल के साथी थे वो हंसना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक बोलता है कि ये देखो, ये बच्चा कितना ज्यादा फड़फड़ा रहा है। जिसे देख के थॉरकिल गुस्सा हो जाता है और उसे पलक झपकते ही मार देता है और बोलता है कि यहाँ हंसने वाली क्या बात थी, मैं थॉरफिन को एक योद्धा की तरह देखता हूँ, तो तुम इसकी मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था वो बेहोश हो गया था और उसे चारों तरफ लड़ाई का साउंड आ रहा था। वो सपने में रैगनर से मिलता है और उसे बोलता है कि ये सपना ही है ना, जहाँ पे रैगनर बोलता है कि हाँ। फिर प्रिंस उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसी पापी दुनिया में अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो। जिस पर रैगनर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक टीचर की तरह बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाया। बचपन से मुझे आपको किंग की तरह संभालना था, लेकिन आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह बन के बड़े हुए। जिसपे कॉन्यूट रोते हुए बोलता है कि इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। जहाँ कॉन्यूट बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने मुझे हमेशा से संभाला है और मेरे फादर से ज्यादा आप मेरे फीलिंग्स को समझते हैं। मैं तो कभी भी रॉयल्टी बनना ही नहीं चाहता था, मैं होप करता था कि काश मैं आपका बेटा बन के पैदा लेता। लेकिन रैगनर बोलता है कि अब इस चीज पे
कोई भी चीजें नहीं हम लोग कर सकते। वैसे भी ये हमारा एक सपना ही है और आपको अब इससे आगे बढ़ना ही होगा। और इतना बोल के वो चला जाता है और कॉन्यूट को होश आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बिजॉन उसकी तरफ से जितने भी लोग आए थे उनसे लड़ाई कर रहा होता है। तो वो होश में आते हुए पुजारी से बोलता है कि तुम इस जंग को रोक नहीं सकते। जिसपे पुजारी बोलता है कि इसे रोकने से फायदा क्या होगा, मेरे हिसाब से जो होता है उसे होने देना चाहिए। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि अब फाइनली जो रैगनर है वो यहाँ से जा चुका है। वो आखिरी ऐसा इंसान था जो मुझे दिल से पसंद किया करता था। अब इस पूरे दुनिया में मैं अकेला हो चुका हूँ। जिसपे पुजारी बोलता है कि तुम नहीं जानते, उस इंसान ने 62 लोगों को तुम्हारे आंख के सामने मरते हुए देखा ताकि वो तुम्हें बचा सके। तो सीन हमारा आ जाता है थॉरफिन और थॉरकिल की लड़ाई के बीच में, जहाँ थॉरकिल खुश होते हुए थॉरफिन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर योद्धा वाली कीमत तो है लेकिन कुछ गलतियां भी हैं। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि तो तुम कांप क्यों रहे हो। जिसपे थॉरकिल बोलता है कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं जो कि मैं थॉर्स के बेटे से सीख सकता हूँ। फिर थॉरकिल उसे पूछता है कि हे थॉरफिन, एक योद्धा के अंदर क्या चीज होती है। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था उससे भी पुजारी पूछता है कि आखिरकार प्यार क्या होता है। जिसपे कॉन्यूट को कोई भी जवाब नहीं होता है। तब पुजारी उसे बताता है कि तुम आसपास जितने भी लाश देख रहे हो असल में वो प्यार ही है। वो अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और वो दूसरी चीजों को अपना शरीर समर्पित करते हुए काम आएंगे। जो जानवर है वो उन्हें खा के अपना पेट पालेंगे और जो शरीर है वो जमीन में मिलके पेड़ पौधों को उगने में हेल्प करेंगे। यही है प्रकृति का प्यार। वो आंधी और तूफान में ऐसे ही रहेगा लेकिन शिकायत करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मैं जानता हूँ ये बातें बहुत ही ज्यादा बकवास है लेकिन पुजारी है यार, तुम इससे और क्या डिजर्व कर सकते हो। दूसरी तरफ थॉरफिन के पास भी जवाब नहीं था। वो अपने फादर फिगर को मन में देखता है और फिर थोड़ा घबरा जाता है। जिसपे थॉरकिल बोलता है मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें इसका जवाब नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। दूसरी तरफ कॉन्यूट बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मौत है वही असली प्यार है। तो सारे जो लोग मुझे प्यार किया करते थे वो क्या था, जो रैगनार मुझे प्यार करता था वो क्या था, अगर जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है वो क्या प्यार है। तब वो पुजारी बोलता है वो भेदभाव है। मेरे हिसाब से वो बस एक चापलूसी होती है, गुलामों को प्रताड़ित करना और अपने खास लोगों को अच्छे से बिहेव करना, ये सारी चीजें चापलूसी के अंदर आती है। मैं इसे प्यार नहीं देखता। दरअसल आप रैगनार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वो दूसरे लोगों से ज्यादा आपके प्रति भेदभाव किया करता था। इसे सुन के कॉन्यूट बोलता है कि अब मेरे सर से थोड़ा कोहरा हट रहा है और मुझे सारी चीजें क्लियरिटी से पता चल रही है। आसपास मेरे जितने भी चीजें हैं, ये हवा, ये बर्फ, ये प्रकृति और ये आसमान, ये सारी चीजें प्यार ही है। दूसरी तरफ थॉरफिन अटैक कर देता थॉरकिल के ऊपर, लेकिन थॉरकिल अपने हथियार से बर्फ का तूफान ले आता है जिसकी वजह से थॉरफिन को कुछ दिखता ही नहीं है और थॉरकिल उसके ऊपर लात से अटैक कर देता है। थॉरफिन थोड़ा अपना जो इम्पैक्ट था उसे कम करता है ट्रिक से, लेकिन फिर भी वो आसमान में बुरी तरीके से उड़ चुका होता है और वो दूर जाके पेड़ से टकराते हुए जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था वो देखता है कि बिजॉन ने सारे जितने भी दुश्मन थे उन्हें मार दिया होता है। पुजारी बोलता है कॉन्यूट को कि बिजॉन अब बेकाबू हो चुका है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर जो बिजॉन था तेजी से कॉन्यूट की तरफ आ जाता है, लेकिन कॉन्यूट डरता नहीं है। वो बिजॉन को हक करता है और बोलता है ईश्वर, मुझे पता चल चुका है कि प्यार क्या है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग इस पूरे दुनिया को ही स्वर्ग बना के रखेंगे। इतना बोलते ही जो बिजॉन था वो भी होश में आ जाता है। तभी जो एक सैनिक आता है वो बिजॉन के पेट पे चाकू मार देता है। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि रुक जाओ बेवकूफो, फालतू की लड़ाई करना बंद करो। फिर वो जॉन को बोलता है कि तुम्हारे जख्म गहरे हैं, तुम बिल्कुल भी हिलो मत। फिर कॉन्यूट ही उसी आदमी को बोलता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी करो। जिसपे वो आदमी बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो गए, हम लोग तुम्हें सौंपने वाले थॉरकिल को। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि तुम क्या सौंपोगे, मैं खुद ही यहाँ थॉरकिल से मिलने वाला हूँ। तो जॉन बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पे तुम जानते हो ये मेरी हालत किसकी वजह से हुई है, अगर थॉरकिल ने तुम्हें पकड़ लिया तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि मतलब वैसे भी ऐसी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ऐसे ही मत मरो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कब और किसके लिए मरना है। यही होती है एक राजा की जिम्मेदारी। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसके सामने थॉरकिल खड़ा है और वो उससे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन थॉरकिल उसे बोलता है कि अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं है बच्चे। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं देख सकते, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। लेकिन थॉरफिन को रियलाइज होता है कि उसका वो हाथ टूट चुका है इस लड़ाई में। जो आस्क्लेट था वो भी उसे आके यहाँ बीच में रोकता है कि तुम लड़ नहीं सकते थॉरकिल से। और थॉरकिल उसे बोलता है कि बच्चे, काफी समय बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि आखिरकार थॉर्स कौन था। तुम्हें पता ही होगा ना जॉन वाइकिंग कौन थे। थॉर्स और मैं कमांडर हुआ करते थे। थॉर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और जॉन वाइकिंग ठीक ठाक योद्धाओं से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे। थॉर्स इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसका नाम द ट्रोल्स रख दिया गया था। उनके लीडर शिवाल्डी को वो इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थॉर से करवा दी, जो कि तुम्हारी आज माँ है। जिससे थॉरफिन को रियलाइज होता है कि जॉन वाइकिन की कहानियां वो सुनता है उसके लीडर असल में उसके नाना है। तो थॉरकिल कहता है बिल्कुल सही, दूसरे शब्दों में मैं भी तुम्हारा नाना हुआ क्योंकि तुम्हारे जो नाना थे वो मेरे भाई थे। काफी समय पहले जब हमने लास्ट लड़ाई की थी, ये लड़ाई वही है जो हमें इस पूरे सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसी लड़ाई के बीच में जो थॉर्स था वो पानी में डूब गया था और मुझे ऐसा लगा था कि वो मारा गया। मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोया था क्योंकि मैं उसे अपने हाथों
से हराना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। फिर मैं हमेशा गम में रहने लग गया और हमारे शहर में जो एक उसका घर हुआ करता था उसी की मैं हिफाजत किया करता था। लेकिन एक रात वहाँ मुझे हलचल सुनाई दी और उससे जो चोर निकल रहे थे उन्हें मैंने टोका और उन्हें बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि ये घर किसी जावाज का है थॉर्स, तुम इस घर से कुछ भी नहीं चुरा सकते, वक्त रहते इस जगह को छोड़ दो। और फिर जैसे ही मैं उधर जाके टोका तो दरअसल वो जो दोनों कपल थे वो थॉर्स और तुम्हारी माँ ही थे, जिसे देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लेकिन थॉर्स यहाँ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं यहाँ अपने सरदार से मिलना है, मैं अब शांति से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो थॉरकिल उसे बोलता है कि तुम कहीं मरने से डर तो नहीं रहे हो, वैसे भी मेरा भाई तुम्हें लीडर बनाना चाहता है। तो थॉर्स बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि असली योद्धा कौन होता है। थॉरकिल को बहुत ही ज्यादा आंखों में चमक दिख रही थी थॉर्स की, लेकिन फिर वो उसे बोलता है कि तुम जानते हो ना, बिना लीडर के परमिशन के जाने से उसे मौत की सजा मिलेगी। इतना सुनते ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है थॉर्स पे और उसे पूछता है कि तुम्हारा हथियार कहाँ है, लेकिन थॉर्स बोलता है उसे उसकी जरूरत नहीं। और जैसे ही थॉरकिल उस पर अटैक करता है तो अपने हाथों से ही वो इजीली थॉरकिल को हरा देता है। और ये सारे इंसिडेंट्स तब की बात हो रही है जब थॉर्स अपना जो पूरा डेरा था वो ग्रीनलैंड में बसाया ही नहीं था। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे थॉरकिल थॉरफिन से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर किस तरीके से आइसलैंड में जिंदगी बिताया करते थे, जिसपे थॉरफिन उसे बताने से मना कर देता है। जिसपे थॉरकिल समझ जाता है कि थॉरफिन को कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, उसने आज तक अपने फादर से कुछ अच्छी चीजें सीखी ही नहीं है, इसलिए वो चिढ़ाने लगता है उसे, जिसे थॉरफिन को गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो आस्क्लेड उसे आके समझाता है कि देखो तुम इतने इजीली थॉरकिल को नहीं हरा सकते, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम उसे हरा सकते हो, जिसके लिए मैं यहाँ जिंदा बच जाऊंगा और फिर बाद में तुम मुझसे बदला ले पाओगे, इसलिए मेरी बात सुनो। और फिर आस्क्लेड उसके कान में कुछ उसे बताता है। इसी के साथ जो थॉरफिन था वो फिर से अटैक करने के लिए चल जाता है थॉरकिल को। स्टार्टिंग में एज यूजुअल थॉरफिन बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है थॉरकिल से और एट लास्ट एक समय पे थॉरकिल उसके ऊपर खतरनाक हमला करने वाला होता है, लेकिन समय रहते ही जो आस्क्लेड था वो अपने तलवार के रिफ्लेक्शन से थॉरकिल को अंधा कर देता है, जिसका यूज करते हुए थॉरफिन उसके गर्दन पे उछलते हुए जोरदार लात मारता है, जिसे थॉरफिन जमीन पे जाके गिरता है। और फिर इसके बाद थॉरफिन उसके सर पे चढ़ते हुए उसकी आंख ही फोड़ देता है, जिससे फाइनली थॉरकिल बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है। ये देख के उसको जो साथी थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर थॉरफिन को पकड़ के उसे मारने वाले होता है, लेकिन जो थॉरकिल था वो उठ खड़ा होता है और अपने साथियों को बहुत ही जोर से फटकारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस जंग के बीच में आने की। उतने में जो कॉन्यूट था वो वहां आ जाता है और वो बोलता है इन सभी को कि तुम सभी को मन नहीं भरा इस जंग को करते हुए, यहाँ कितना सारा खून खराबा तुम लोग करोगे, तुम्हें अपने लोगों को थोड़ी बहुत तहजीब सिखानी चाहिए। और यहाँ थॉरकिल बोल चुका होता है थॉरफिन से कि मैं अब तुमसे हार चुका हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो आस्क्लेड को लेके। तो थॉरफिन आस्क्लेड को लेके जाना चाह रहा होता है, लेकिन आस्क्लेड यहाँ रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो देखना चाहता है कि आखिरकार कॉन्यूट क्या करेगा, जिसमें थॉरफिन गुस्सा हो जाता है कि उसके लिए उसने इतना चीज किया, लेकिन वो यहाँ से अब जाने ही नहीं चाह रहा। कॉन्यूट थॉरकिल को बोलता है कि मैं बस तुमसे एक स्लेट और कुछ राशन चाहता हूँ, जो आस्क्लेड और थॉरफिन है वो मेरे साथी है, तो उनको मेरे साथ भेज दो। और इतना बोल के वो जाने लगता है, जिसे सारे जो साथी थे थॉरकिल के उसे घेर लेते हैं और थॉरकिल बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि हम तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे मानेंगे, दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करना चाहता हूँ। जिसमें कॉन्यूट उसे बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ और पीछे से जो भी आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है मैं उन्हें बता दूं कि मैं भागने नहीं वाला, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी समझदारी को देख के थॉरकिल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इतना जल्दी क्या हो गया, तुम सच में समझदार हो गए हो, मैंने कल रात रैगनार की लाश भी देखी थी। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो ताकि तुम मेरे फादर से समझौता कर सको, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मेरी कोई भी अहमियत नहीं है एक इंडिविजुअल के तौर पे। मेरे जो फादर है वो मेरे भाई को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए एक बोझ ही हूँ, तो मेरे को कैद करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिसपे जो थॉरकिल था उसे बोलता है कि लेकिन तब तुम्हारा प्लान क्या है। तो कॉन्यूट बताता है कि अब मैं चाहता हूँ कि अपने साथियों के साथ गेम्सब्रो में जाऊँ और अपने फादर से लड़ाई करूँ ताकि वहाँ पे मैं तख्ता पलट कर सकूँ। वैसे भी मुझे अब अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल भी फर्क नहीं रखता हूँ। इतना सुनते ही थॉरकिल खड़ा होता है और उसे बोलता है कि मैंने काफी लोगों को सुना है कि उन्हें उनकी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें मार पड़ती है तो वो सुधर जाते हैं। और इतना बोलते ही वो एक जोरदार मुक्का कॉन्यूट की तरफ लाता है, लेकिन कॉन्यूट हिलता तक नहीं है। तो जो थॉरकिल था उसकी आंखों में झांकता है और वो बोलता है कि यही तेज मैंने बहुत समय पहले थॉर्स की आंखों में देखा था। मुझे अभी भी अफसोस है कि अगर मैं उस समय थॉर्स के साथ मिल जाता तो मुझे असली योद्धा होने का मीनिंग समझ में आ जाता। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हारी साथ दूंगा। वैसे भी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था तुम्हारे फादर से, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दूंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगर तुम कहीं पे भी नरम पड़ गए तो मैं तुम्हें उसी समय मार दूंगा। जिसे सुन के कॉन्यूट बोलता है कि बढ़िया, आज से तुम भी मेरे एक साथी हो। दूर खड़ा आस्क्लेड इस सारी चीजों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोरों से हंसने लग जाता है। थॉरफिन भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर आस्क्लेड सीधा कॉन्यूट के पास जाता है और उसे तलवार देते हुए बोलता है कि मैंने ही रैगनार को मारा था। मेरे राजा, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो यही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपकी बहुत ही मदद करूंगा, चाहे इसकी मेरी कीमत जान ही क्यों ना हो। लेकिन कॉन्यूट उसे कुछ भी नहीं करता और आस्क्लेड को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो किंग स्वेन को मारने में और रैगनार की जगह ले लो।
अगले सीन में जो कॉन्यूट था अपने साथियों के साथ गेंसब्रो पहुंच जाता है, जहाँ पे फ्रोकी उन सभी को देख के एकदम शॉक्ड हो चुका होता है। कॉन्यूट उसे बोलता है कि क्या तुम अपने राजकुमार का स्वागत ऐसे ही करते हो, जिसपे फ्रोकी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं क्विंक्सलैंड को आपका खबर दे के आता हूँ। फिर ये सारे लोग शहर में घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे कॉन्यूट बोलता है कि अभी हम लोग इन पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि मेरे टीम में ज्यादा साथी नहीं है, जिससे हम लोग अगर हमला करेंगे तो हम पे देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा और इजीली भी हार सकते हैं। थॉरकिल, वैसे भी तुम जॉन वाइकिंग्स में बहुत ही ज्यादा फेमस हो, इन सभी को तुमने छोड़ दिया है, फिर भी ये लोग तुम्हें पाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ जाके बहुत सारे लोगों से अच्छी से दोस्ती करो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ जाऊँ और पूरी रात पार्टी करूँ जिसका खर्चा आप देंगे, जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि जी हाँ। तो थॉरकिल ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर कॉन्यूट आस्क्लेड को बोलता है कि थॉरफिन के साथ तुम मेरे फादर से मिलने के लिए चलोगे। दरअसल आस्क्लेड को ले जाने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि आस्क्लेड फेस पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो उसके फादर का फेस पढ़ सकता है। फिर रास्ते में चलते हुए कॉन्यूट को चर्च दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दरअसल इतना जो जंग चल रहा था उस वजह से कॉन्यूट का भगवान पे से भरोसा उठ गया था, इसलिए वो बोलता है कि वो सारे जंग को शांत करवा देगा और धरती पे ही स्वर्ग बनाएगा। फिर ये सारे लोग दरबार में पहुंच जाते हैं किंग्सवेन के। उस जगह पे पहुंचते ही जो किंग्सवेन था वो कॉन्यूट को अपनी तरफ पे बुलाता है, लेकिन आस्क्लेड उसको रुकने के लिए बोलता है और थॉरफिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है, जिसमें थॉरफिन बताता है कि हाँ, इस पूरे जगह को ट्रैप्स से बिछाया गया है, चारों तरफ लोग छुप के बैठे हुए हैं, ये एक तरह का चाल है। जिसमें कॉन्यूट उन्हें बोलता है कि मैं जितना भी हो जाए तुम लोग अपना हथियार मत निकालना, क्योंकि यहाँ जो पहले हथियार निकालेगा वो हार जाएगा। फिर ये धीरे धीरे करके किंग्सवेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उसके सामने आके झुकते हैं। आस्क्लेड किंग्सवेन के चेहरे को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से एकदम थका हुआ लग रहा था। फिर किंग्सवेन कॉन्यूट को खड़ा होने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि मेरे बच्चे, यहाँ पे तुम अब मुझे थोड़े बड़े लग रहे हो, तुम एकदम मेरी तरह ही दिख रहे हो, तुम आखिरकार चाहते क्या हो। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि अगर मैं आपकी तरह लग रहा हूँ तो आप जानते होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। जिसपे किंग्समैन बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो। काफी समय पहले मैंने जो सिंहासन था अपने फादर को देश निकाला करने के बाद उनसे हड़प लिया था। मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये राज्य के लिए अच्छा होगा। जैसे तुम इस ताज को पहन लेते हो तो तुम बहुत बड़ी फ्लीट के कमांडर बन जाते हो, तुम्हारे अंडर 10,000 से ज्यादा शिप्स आती है, तुम इस पूरे दुनिया के खजाने को लूट सकते हो, एक तरह से तुम भगवान बन सकते हो। इसमें तुम सिंहासन पे बैठ तो रहे होते हो और तुम्हारी ऑर्डर सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन दरअसल तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे होते हो। ये जो मुकुट है वही तुम्हारी चीज करवा रहा होता है। जिससे कॉन्यूट बोलता है अपने फादर को, तो क्या ये मुकुट ने आपको ऑर्डर दिया था मुझे मरवाने का? जिसमें बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ दो ही चीजें हैं जो क्राउन राजा को करने को कहता है। ये उसे उसकी ताकत इस्तेमाल करने के लिए कहता है और उसे बढ़ाने को भी कहता है। विरोध करना बेकार है, इस क्राउन को अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही चारों तरफ से जो छुपे हुए सैनिक थे वो इन सभी को घेर लेते हैं और आस्क्लेड और थॉरफिन भी खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे कॉन्यूट अपने फादर को बोलता है कि आप यही चाहते हैं, अभी आपका क्राउन आपको ये करने के लिए कह रहा है। जिसपे आस्क्लेड भी बोलता है कि महाराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिसपे किंग्सवेन से बोलते हैं तुम कौन हो, खड़े हो जाओ। जिसपे आस्क्लेड बताता है कि मेरा नाम आस्क्लेड है, लीडिया का बेटा। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी यहाँ पे जो मामला है सच में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया है और आस्क्लेड अपने पॉलिटिक्स वाले जो क्वालिटी है उसको यूज करके इस जगह को संभालेगा। वो ट्राई करता है थोड़ा मैनिपुलेट करने का किंग को, ये लालच देते हुए कि कॉन्यूट ने पूरे इंग्लैंड को हड़प लिया है और उसका सपोर्ट लेते हुए आप पूरे इंग्लैंड के खजाने को लूट सकते हैं। इस जगह पे किंग कॉन्यूट को एक जगह देने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन फिर भी आस्क्लेड चाह रहा होता है कि यहाँ कॉन्यूट को एक और मौका दिया जाए। लेकिन इसी बात के बीच में किंग बहुत ही बुरा भला बोलता है आस्क्लेड को कि वो एक रखेल का बेटा है, जिसे सुन के आस्क्लेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर से बहुत ही तगड़ा औड़ा निकल रहा होता है, जो थॉरफिन भी देख के डर जाता है। किसी तरीके से आस्क्लेड अपना गुस्सा संभालता है। फिर किंग उसकी बातों को सुन के बोलता है कि कॉन्यूट, तुम्हारे पास एक अच्छा फॉलोअर है और जैसा कि इसने कहा मुझे तुम्हें एक इनाम देना चाहिए। मैं कल यूरोप जा रहा हूँ और वहाँ एक दावत रखूंगा, मैं तुम्हारा इनाम कल वही दूंगा। इतना बोल के किंग वहाँ से चला जाता है। कॉन्यूट अपने फादर के जाने के बाद इन सभी को बोलता है कि किंग अभी पागल हो गया क्राउन की शक्ति को लेके। मैं देखता हूँ कि आखिरकार उस क्राउन में ऐसा क्या खास बात है। किंग बाहर जाते हुए मन में सोचता है कि ये आस्क्लेड, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी, ये पक्का मेरे को प्रॉब्लम दे रहेगा। नेक्स्ट सीन में सारे लोग मिलके थॉरकिल के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे थॉरकिल बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि यही उनके प्लान में था कि थॉरकिल सबके साथ मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ से जो आस्क्लेड था कॉन्यूट के साथ बैठ के ऐसे वाइन एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ कॉन्यूट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम किंग को मार सकते हो? जिस पर आस्क्लेड बोलता है मैं आपको वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना बता दूं कि वो एक चालाक आदमी है, वो अपनी चाल को बहुत ही समझदारी से चलता है, लेकिन हम लोग उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वो एक पूरे रीजन का राजा है। फिर इन सभी के सामने एक आदमी आता है जो कि असल में रैगनर का भाई होता है और वो इन दोनों को
बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है। यहाँ पे कॉन्यूट उसे बोलता है कि मेरा जो ये नया फॉलोवर है उसका नाम आस्क्लेड है, और आस्क्लेड भी उसे हेलो बोलता है। फिर कॉन्यूट उसे बोलता है कि रैग्नार मारा गया, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं अपने किंग के खिलाफ विद्रोह करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी भरोसेमंद वाले लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लो। नेक्स्ट सीन में आस्क्लेड उस जगह से बाहर निकलता है और वो देखता है कि थॉरफिन अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये कितनी अच्छी बात है कि तुम हमेशा तैयार रहना चाहते हो, क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? तभी उस जगह पे आस्क्लेड के वही साथी आ जाते हैं जो कि उसे धोखा दिए थे, और वो आस्क्लेड से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें धोखा दिया था। मैं आशा करता हूँ कि जो बिजॉन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसके जख्म बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। तो आस्क्लेड उसे बोलता है कि बिजॉन अब मारा जाएगा क्योंकि उसके घाव बढ़ने नहीं वाले, मेरे साथियों में अब बस थॉरफिन ही बचा है। फिर वो अपने हाथ से एक सोने का ब्रेसलेट निकालता है और उस साथी को देते हुए बोलता है कि तुम ये लो, और मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरा एक वादा पूरा करो। तुम आज के बाद कभी भी तलवार नहीं उठाओगे, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम जाओ आराम से शादी करो और बच्चे पालो और वहीं पे मारे जाओ। अगर आज के बाद मैंने कभी तुम्हें जंग में देख लिया तो मैं तुम्हें उसी जगह मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है सन 1014 में डेनमार्क की सेना को यूज करते हुए किंग स्वेन ने यॉर्क पे कब्जा कर लिया, और वो उस पूरी जगह को स्लेव ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। और ये वही जगह है जहाँ पे जो किंग स्वेन है वो कॉन्यूट को सरप्राइज देने वाले हैं। फिर हमें लीफ दिखाया जाता है जो भी सरप्राइजिंगली इसी जगह पे प्रेजेंट होता है, और वो सच में बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो अपने सामने से अचानक से कॉन्यूट के शिप को जाते हुए देखता है। उसी को देखते हुए जो लीफ था वो आस्क्लेड को भी देखता है, और वो बोलता है कि पक्का वो यही है, ये वो वही पायरेट है जिसने थॉर्स को मारा था, मैं इसका चेहरा कभी भी नहीं भूल सकता। फिर कॉन्यूट आस्क्लेड से बात करते हुए पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर आस्क्लेड बताता है कि अगर किसी तरीके से पॉलिटिक्स को करते हुए थॉरकिल को तुम्हारे फादर ने हमारे साइड से हटा दिया तो हमारा गेम वहीं पे बच जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्यूट से पूछता है कि किस तरीके का तरीका, तो आस्क्लेड बताता है कि हम लोग इस पूरे जगह को लोगों की सच्चाई से भर देंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। तो कॉन्यूट को समझ नहीं आता इससे, तो आस्क्लेड बोलता है कि आप पे हमला होने वाला है। इतना बोलते ही कॉन्यूट को तीर लग जाती है। फिर आस्क्लेड जोर से चिल्लाता है कि राजकुमार पे हमला हो गया है। फिर सारे जितने भी साथी थे वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। उतने में जो अटैकर था वह चुप से भागने लगता है, जितने पे जो थॉरफिन था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और आंख के सामने उसे जान से मार देता है। और ये चीज लीफ भी देख रहा होता है। सारे जितने भी सिपाही थे वो थॉरफिन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं जानते हैं कि तुमने ये अटैक किया है और इस आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो। तो जब वो सोल्जर मान नहीं रहा होता है तो थॉरफिन उसे एक ही थप्पड़ में सुला देता है। तो अगल बगल के जितने भी उसके साथी थे वो देखते हैं कि ये आदमी छोटा सा बच्चा है और ये सिर्फ 2 चाकुओं का यूज करता है। कहीं ये थॉरफिन थॉटसन तो नहीं है जो कि कॉन्यूट राजकुमार के साथी है, जिसने 2 तलवारों का यूज करते हुए इजिली थॉरकिल को हरा दिया था। और इतना बोलते हुए वो उससे माफी मांगने लग जाते हैं। जो लीफ था उसे भी पता चल जाता है कि ये थॉरफिन है, तो वो उससे बोलता है कि तुम थॉरफिन हो ना, थॉर्स के बेटे। तो थॉरफिन रियलाइज करता है कि और कोई नहीं लीफ है, तो उसका रिएक्शन पूरा चेंज हो जाता है। इतने में जो लीफ थे उसे आके जोर से हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि बेटे मुझे लगा था कि तुम जिंदा ही होगे, लेकिन मैं अपना उम्मीद हार गया था। दूसरी तरफ सारे जितने लोग थे वो कॉन्यूट को जो घायल शरीर था उसे लेके आ रहे होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इनका इलाज करना होगा तो इसलिए इनके कपड़े फाड़ो। लेकिन जैसे वो लोग कपड़े फाड़ते हैं तो वो देखते हैं कि कॉन्यूट तो लड़की है, तो सारे लोग बोलते हैं कि इन्हें लगा ही था कि राजकुमार असल में लड़की होंगे। तभी पीछे से जो प्रिंस था वो आता है और बोलता है बेवकूफो, मैं यहाँ पे हूँ। कॉन्यूट वहाँ पे जाके बोलता है कि तुमने आखिरकार आस्क्लेड एक औरत को ही क्यों चुना। तो आस्क्लेड बताता है कि हम किसी भी आपके जैसे दिखते हुए मर्द को ढूंढ ही नहीं पाए। तो कॉन्यूट उसे बोलता है कि क्या हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो आस्क्लेड बोलता है नहीं, ये मारी जाएगी। तो कॉन्यूट बोलता है इसका ध्यान रखना। दूसरी तरफ थॉरफिन लीफ से बात कर रहा होता है, जहाँ पे A to Z चीज वो उसे समझा देता है कि आज तक क्या हुआ, जिसपे लीफ सोचता है मन में कि इस बच्चे ने बहुत कुछ देखा है, क्लोज टू नर्क। फिर थॉरफिन लीफ से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार विनलैंड में आखिरकार क्या चल रहा है, जिसपे लीफ बोलता है कि तुम्हें तो अपनी बहन और माँ के बारे में पूछना चाहिए, उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। थॉरफिन तुम्हें उनसे जाके पक्का मिलना चाहिए। जिसपे थॉरफिन गुस्सा होते हुए बोलता है मैंने तुमसे विनलैंड के बारे में पूछा, मैं जब तक आस्क्लेड को मार नहीं लेता मैं घर वापस नहीं जाने वाला, मैं अपने फादर का बदला लेकर आऊंगा। और ये बोल के वो यहाँ से जाने लगता है, जिसपे लीफ उसे बोलता है कि मैं इसी शहर में हूँ जब तक मैं तुम्हें लेके नहीं जाता। दूसरी तरफ जो किंग स्वेन थे वो फ्लोकी के साथ होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चल चुका होता है कि कॉन्यूट के ऊपर हमला हो गया और उसने किस तरीके से अपने आप को बचाया। वो बोलते हैं कि आस्क्लेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसने इस पूरे जगह को मुसीबत में डाल दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से पूरे शहर में यह बात फैल जाती है कि जो किंग स्वेन है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। इसी चक्कर से उन्होंने कॉन्यूट के ऊपर हमला करवाया और यही आस्क्लेड चाहता था। फिर हमें आस्क्लेड, कॉन्यूट और थॉरकिल के मीटिंग को दिखाया जाता है, यहाँ पे थॉरकिल पूछता है आस्क्लेड से कि तुमने ये सब
सब किया है ना, जो सारा नाटक है, जिस पर आस्कलेड बोलता है कि हाँ मुझे ये करना ही पड़ा। अगर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि दरअसल डेनमार्क के जो किंगडम है उसके अंदर चल क्या रहा है, तो बहुत ही इजीली हम लोग अच्छे से अपना किंग के सामने बातचीत रख पाएंगे और वो डायरेक्टली अब कॉन्यूट के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। इससे कल का जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी हमारा पलड़ा भारी रहेगा और वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे कॉन्यूट को दिक्कत हो। अगर वो किसी तरीके से भी कॉन्यूट के खिलाफ थोड़ा बहुत चाल चलते हैं या फिर थॉरकिल को उससे अलग करने की कोशिश करते हैं, तो सारे लोगों में ये बात फैल जाएगी कि राजा अपने बेटे को मारना चाहते हैं। और जो राजा होता है वो अपनी प्रजा से चलता है और वो एक विद्रोह को सह नहीं पाएगा। और ये सारी बातें जो रैगनार का भाई गुनरार था वो भी इनके साथ बैठ के सुन रहा होता है। फिर ये बात खत्म होने के बाद वो यहाँ से उठ के हंसते हुए चला जाता है। उसके जाते ही आस्कलेड बोलता है कॉन्यूट को कि मुझे गुनरार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे 100% गारंटी है कि ये राजा से मिला हुआ है। तो थॉरकिल उसे बोलता है कि तो तुमने सारा प्लान उसके सामने क्यों बता दिया? तो आस्कलेड बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने उसके सामने इतना ही बात बताया है जो कि राजा को पता भी चल जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अगर गुनरार कुछ चीजें किंग को बताने की कोशिश करता है तो मैंने उसके पीछे थॉरफिन को भेज दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता देगा। तो कॉन्यूट उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगेगा अगर तुम्हें पता चला कि गुनरार सच में एक जासूस है, क्या तुम उसे मार दोगे? तो आस्कलेड बोलता है कि नहीं, मैं उसे उसका काम करने दूंगा, हम उसका यूज कर सकते हैं किंग स्वेन को खबर पहुंचाने के लिए। किंग स्वेन जब अपने जासूस से कुछ खबर सुनेगा तो उसे यकीन होगा ज्यादा और हम उसका यूज कर सकते हैं ऐसी खबर किंग तक पहुंचाने के लिए जो हमारे फायदे की हो। इसी के साथ मेरा जो ये प्लान है वो पूरा होता है। कल मैं बस अब राजा का चेहरा देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग थॉरफिन को देखते हैं जो कि पता लगा लेता है कि गुनरार सच में एक राजा का जासूस है। फिर अगले दिन थॉरफिन यहाँ पे आस्कलेड के सामने आ जाता है, जहाँ पे आस्कलेड उसे बोलता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्या हमें तुम्हारे हाथ का ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? लेकिन थॉरफिन बोलता है कि नहीं, मैं ये काम अभी खत्म करना चाहता हूँ। जिसमें कॉन्यूट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का गवाह बनता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं रुकने के लिए तुम्हें कहूँ तो तुम्हें रुकना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है? और वो दोनों हाँ करते हैं। लेकिन फिर आस्कलेड बोलता है कि मुझे एक वादा पूरा करना है, इसलिए मैं थोड़ा देर का टाइम चाहता हूँ। और इतना बोल के वो चला जाता है बिजॉन के पास, जहाँ पे वो बियॉन को तलवारबाजी में चैलेंज करता है और इतने में ही वो बिजॉन को मार देता है और उसे वेलहला भेज देता है। दरअसल यहाँ बिजॉन की तबीयत बहुत ही खराब थी और आस्कलेड एक वॉरियर की मौत देना चाहता था उसे, तो वही उसने वादा पूरा किया। इन सारे सीन्स को देख के जो थॉरफिन था वो भी थोड़ा सहम जाता है कि आस्कलेड आज थोड़ा बदला बदला लग रहा है। दूर खड़े कॉन्यूट और थॉरकिल एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा, जिसमें थॉरकिल बोलता है कि मुझे लगता है आस्कलेड, क्योंकि उसके अंदर एक भूख दिख रही है मुझे। लेकिन कॉन्यूट उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं जज करना चाहिए क्योंकि थॉरफिन ने तुम्हें तक हराया है। जिसपे थॉरकिल गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम समझते क्या हो मुझे, यहाँ तुम सबसे मुझे कमजोर समझते हो क्या? किसी भी योद्धा को कम नहीं समझना चाहिए, कभी वो जीत सकता है कभी वो हार सकता है। तो कॉन्यूट बोलता है वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ कोई भी बैटिंग नहीं करने वाला, किसी के भी मरने से पहले मैं इस जंग को रोक दूंगा। फिर थॉरफिन काफी देर तक ऐसे ही रुका हुआ रहता है। तो आस्कलेड बोलता है कि क्या हो गया, तुम मुझ पे हमला नहीं करोगे? उतने में वो अपना तलवार फेंकता है और थॉरफिन को ललकारता है कि मैं तुम्हें बिना तलवार के हरा दूंगा। तो थॉरफिन गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन आस्कलेड उसे रियलिटी में बहुत ही मुक्के मुक्के मार के इजिली बेहोश कर देता है। फिर आस्कलेड उस पर हमला करने जा रहा होता है, जिसमें कॉन्यूट उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और फिर उसके बाद तलवार उसके बगल में गाड़ देता है। थॉरकिल इस चीज में बोलता है कि शुरू से ही आस्कलेड और थॉरफिन में लड़ाई होती रही है और आस्कलेड यहाँ थॉरफिन की कमजोरी जानता है। जो कॉन्यूट था वो थॉरफिन को जाके जगाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ फिर से हार चुके हो। आस्कलेड दूर जाके बोलता है कि थॉरफिन, यहाँ पे तुम्हारा जो हाथ टूटा हुआ है वो कोई बहाना नहीं हो सकता, अगर तुम्हारा हाथ ठीक भी रहता तो भी मैं तुम्हें हरा देता। मैं देख के बता सकता हूँ कि तुम मुझे कहाँ वार करने वाले थे। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा अनकंट्रोलेबल नेचर तुम्हारा बहुत ही बड़ा कमजोरी है। मैं जानता था कि तुम मेरे गर्दन पे वार करने वाले हो। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत ही लेके आएगा। बिजॉन सही कहता है, मुझे बिल्कुल भी वाइकिंग्स पसंद नहीं है और मैंने अपने जिंदगी में जो पहला मर्डर किया था वो भी एक वाइकिंग ही था जो कि मेरे फादर थे। मैं तुम्हें बताऊंगा थॉरफिन कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो उसे किस तरीके से मारना है। इतने में हमें फिर आस्कलेड का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्कलेड की मदर बहुत ही बीमार रहा करती थी और आस्कलेड इतना तो मजबूत था कि वो लेबर का काम करके खाना वाना इकट्ठा कर लिया करता था और वो हमेशा राख से ढका हुआ रहता था, इसलिए उसका नाम आस्कलेड पड़ गया, जिसका मीनिंग होता है राख से ढका हुआ आदमी। मेरा पिता का नाम ओलफ था, उसे लड़कियांबाजी करना और लोगों को मारना बहुत ही पसंद था। मेरी तरह उसके कई आवारा बच्चे थे जिनकी माओ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ अपनी जो बीवियां हुआ करती थी उनके बच्चों के नाम रखा करता था। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मम्मी जो उसकी दासी हुआ करती थी वो उसकी फेवरेट दासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी माँ बीमार हो गई तो उसने मेरी माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई। लेकिन मेरी जो माँ थी
वो अलग ही चीज सुधा करती थी। वो मुझे बताया करती थी उस कहानी के बारे में जो कि उनके पूर्वज के बारे में था, जिसका नाम था हीरो आर्टोरियस। वो बताती थी कि उनके गांव भी पहले बहुत ही अत्याचार में रहा करता था, लेकिन उनके गांव में एक हीरो आया जिसने पूरी जगह को चेंज करके रख दिया, और उसके ही रहमो करम पर वो लोग आज अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि हीरो आर्टोरियस एक ऐसी जगह पे रह रहा है जगह पे सिर्फ खुशहाली है, और वो दोबारा से इस दुनिया में आएगा पाप को हटाने के लिए। उनकी इतनी ज्यादा स्टोरी सुनाने की वजह से मुझे भी इस स्टोरी पे विश्वास हो गया था। लेकिन आज के दिन पे तुम ये सोच सकते हो कि 500 साल बीत चुके हैं लेकिन हीरो आर्टोरियस वापस नहीं आया। और वैसे भी हमारे पूर्वज अगर उतनी सुंदर सी जगह पे रह रहे हैं तो तुम ही सोचो कि इस दुनिया में जहाँ इतना ज्यादा पाप है वो क्यों आना चाहेंगे। फिर हमें पास्ट का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ समय बाद आस्कलेट की मदर पागल हो चुकी होती है, और वो अपने दिमाग पागल होने की वजह से जो ओलफ था उसे ही आस्कलेट समझ लेती है और उसके सामने उसे अपना बेटा पुकारने लगती है, जिसकी वजह से जो ओलफ था उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। आस्कलेट बोलता है कि मुझे उसी समय लगा कि अगर हीरो आर्टोरियस होते तो वो इसी समय आते, अगर वो इससे ज्यादा लेट होंगे तो इसका मतलब उनके आने का कोई फायदा ही नहीं, इसलिए उस जगह से मैंने तलवार उठाया। ये देख के मेरे जो पिता थे वो समझ गए कि ये उन्हीं का बेटा है, तो डायरेक्टली पूछते हैं, जिसे मैं बता देता हूँ कि हाँ। तो मेरे पिता मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं, और मुझे ये तो पता था कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे पिता को मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनका ध्यान खींचने में कामयाब हो गया था। उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि वो मेरे को अपने हॉल में रखेंगे, और मैंने भी यही किया। अपने सारे जितने भी सौतेले भाई थे उन सभी के साथ अच्छा संबंध बनाया। मैंने इतने अच्छे से उस परिवार में घुला मिला कि सारे लोग मुझे असली में ओलफ का बेटा मानने लग गए, जो कि उनसे वफादार है, और मैंने इसी मौके की तलाश की थी। मैं अपना बदला बिल्कुल भी नहीं भूला था। समय मिलते ही मैंने अपने पिता को जान से मार दिया, और मैं उस समय उन्हें मारना चाहता था जब वो सबसे ज्यादा आराम के कंडीशन में हो। मैं आखिरी पल में उनका अभी भी नजर पहचान सकता हूँ। उनके आंखों में यही था कि आखिरकार मैंने उन्हें क्यों मारा, और उस चीज को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए एकदम सेटिस्फेक्शन था। उन्हें यही लग रहा था कि जो बेटा उनका सौतेला था और उन्होंने उसे अपना भी लिया था, लेकिन फिर भी उसने आखिरकार उसे क्यों मारा। मैंने दिमाग चलाते हुए अपने भाई के तलवार की यूज की थी अपने पिता को मारने के लिए, इसलिए जब सारे भाइयों को हमारे पिता के मरने के पता चला तो उन्होंने उस भाई को फांसी लटका दिया जिसका मैंने तलवार यूज किया था। वो लोग सच में बहुत ही बेवकूफ थे। आपस में उन्होंने लड़ाई छेड़ दी और मर मिटने लग गए। वो लोग सिर्फ पैसे और अय्याशी के भूखे थे, जैसे कि आज सभी की पूरी दुनिया हो चुकी है। आज की डेट में मैं अगर सोचता हूँ कि जो हीरो आर्टोरियस है वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना चाहते इस दुनिया में तो उनके आने का मीनिंग भी नहीं है। ये पूरी दुनिया अब खराब हो चुकी है, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मेरा जब समय आएगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। इतना बोलते हुए बोलता है कि आज के लिए इतना ज्यादा स्टोरी काफी है। वैसे भी मैंने तुम्हें काफी बोर कर दिया है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक तुम मुझे हरा नहीं पाए हो। तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे थॉरफिन। जिसमें थॉरफिन बोलता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तो आस्कलेट बोलता है कि तुम इतना स्टोरी सुनाने के बाद भी नहीं समझ पाए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा काम के बच्चे हो और बेवकूफ भी। मैंने आज तक तुम्हारे बदले का यूज करते हुए तुमसे सारे काम करवाए, इतना कि मैं थॉरकिल को भी मारने के लिए कहता तो तुम उसे भी मार देते। इन सारी चीजों को सुन के थॉरफिन को रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या गलती की है, और वो समझ जाता है कि इतने पूरे समय में बेवकूफ बनाया गया है वो आस्कलेट के द्वारा। फिर जो आस्कलेट था वो जॉन का शरीर को उठाते हुए दफनाने के लिए जाने लगता है। जो कॉन्यूट उसे देखते हुए बोलता है कि आस्कलेट तुम सच में बहुत ही ज्यादा शानदार हो, लेकिन तुम किंग बन के इस पूरे दुनिया को सुधारने की कोशिश क्यों न करते। तो आस्कलेट उन्हें बोलता है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे मैं किंग बनने के लायक हूँ? नहीं, उसके लिए आप ही ठीक है। यहाँ तक कि किंग स्वेन से भी ज्यादा अच्छे। मैं तो सिर्फ एक वाइकिंग हूँ और मुझे अपना काम करने आता है। दूसरी तरफ थॉरफिन अपने फादर के खंजर पे अपना शक्ल देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है कि किस तरीके से अभी तक उसने जिंदगी बिताई है, और ये सारी चीजों को सुन के वो डिप्रेशन में चले जाता है। अगले सीन में हमें यॉर्कशायर दिखाया जाता है जहाँ पे इंपीरियल काउंसिल की तैयारी होने लगती है। सारे जितने भी लोग थे वो मीटिंग में होने से पहले आपस में बात करने लगते हैं कि किस तरीके से जो किंग स्वेन है वो अपने बेटे कॉन्यूट को मरवाना चाहते हैं, लेकिन उतने में किंग स्वेन वहां आ जाते हैं तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्यूट आस्कलेट और थॉरकिल के साथ भी वहां पे आता है। कॉन्यूट आस्कलेट से पूछता है कि आखिरकार थॉरफिन कहाँ है, जहाँ आस्कलेट बोलता है कि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी इस जगह पे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि आस्कलेट ने उसे बुलाया, तो वो तेजी से आके एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आस्कलेट नहीं होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं और तीनों तरफ से उसे बुली करने लग जाते हैं। लेकिन थॉरफिन वहां पे अपने इस मेंटल स्टेज पे भी इजिली उनको पटक के रख देता है, लेकिन ये चीज उस पर भारी पड़ जाती है। जो गार्ड्स थे वो उसे एक उद्दंड फैलाने वाले आदमी के तौर पे जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ जो किंग स्वेन था वो अपना भाषण देना शुरू करता है और वो लोगों को बोलता है कि मेरे लोगों, आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं आप लोग को
तुमको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपाहियों के बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने इंग्लैंड पे जीत हासिल कर लिया है और ये पूरा जगह अब हमारा हुआ है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे बेटे कॉन्यूट को और थॉरकिल को भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया है। मेरे बेटे कॉन्यूट, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक एरिया देता हूँ, मर्सिया, जिसको तुम कमांड करोगे। ये चीज जैसे लोग सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मर्सिया सच में बहुत ही ज्यादा अमीर घराना है और उन लोगों के बीच में बातें होने लग जाती है कि हो सकता है कि वो जो अफवाह उन्होंने सुना था वो गलत था। जो आस्क्लेड था वो बहुत ही ज्यादा मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि सारा चीज उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो सोचता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मैं तो यही चाहता था और ये चीज मेरे ही प्लान के हिसाब से चल रही है। लेकिन फिर जो किंग था वो खड़े होते हुए बोलता है कि एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी भी मेरा आदर नहीं करते और उन लोगों का मैं मजा चखा के रहूंगा, इसलिए मैं जंग का ऐलान करता हूँ वेल्स के ऊपर। इतना जैसे ही सुनता है आस्क्लेड तो उसकी हवा निकल जाती है और उसका बहुत ही बुरा एकदम मुंह बन जाता है और ये चीज फ्लोकी भी नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो जेल में बंद था और लीफ उससे मिलने के लिए आता है और उससे उसका हालचाल पूछ रहा होता है, लेकिन थॉरफिन उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। जिस पे लीफ उसे बताता है कि मुझे अभी भी याद है किस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे से रहा करते थे, वो स्वादिष्ट खाना, वो एंजॉय करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से स्टोरी सुनाया करता था, थॉर्स का वो हमारे साथ रहना, मुझे सब चीज याद है, मुझे अभी भी तुम्हारा पूरी तरीके से बचपना याद है। थॉरफिन, मैं यहाँ पे तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब भी यहाँ से बिना लिए हुए तुम्हें कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हमारे घर आइसलैंड जरूर लेके जाके रहूंगा। दूसरी तरफ जो मीटिंग चल रही थी उसमें फ्लोकी ये सारी बातें जाके किंग स्वेन को बता देता है, जिसपे किंग स्वेन बोलते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो। आस्क्लेड का रिएक्शन तो एकदम नॉर्मल है, जिसपे फ्लोकी बोलता है कि वो बस पलक झपकते ही हुआ था जैसे ही आपने वेल्स का नाम लिया था, हो सकता है कि वेल्स में ऐसा कुछ है जो कि कमजोरी बन सकती है आस्क्लेड की। दूसरी तरफ आस्क्लेड लोगों में ऐसी एक्टिंग करते हुए घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्लान ऐसे फेल नहीं हो सकता। आखिरकार यहाँ पे जो फ्लोकी है उसको कैसे पता चल गया कि मेरा जो प्लानिंग है वो वेल से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं इन लोगों को कुछ आइडिया तो नहीं मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। और इतना बोलते ही वो पूरा दिमाग लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ लीफ के बातों को सुनने के बाद थॉरफिन उसे बोलता है कि मुझसे ये सारी प्यारी बातें मत करो, लेकिन लीफ बोलता है वेस्ट में बहुत दूर समुद्र के उस पार वहाँ एक नई दुनिया है जहाँ पेड़ फलों से सजे होते हैं और चारों तरफ हरियाली ही होती है। थॉरफिन, इसी को विनलैंड कहते हैं। थॉरफिन, तुम्हारे घर जाने के बाद चीजें पहली जैसी हो जाएंगी, चलो घर चलते हैं और घर चलने के बाद हम दोनों साथ में विनलैंड जाएंगे। थॉरफिन, तुम्हारे फादर भी रहते तो वो भी पक्का कोशिश करते विनलैंड जाने के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी लड़ाई नहीं होती, ना ही कोई गुलाम रहते हैं। तो चलो थॉरफिन, साथ में चलते हैं, एक दुनिया बसाते हैं, विनलैंड जैसी दुनिया। मैं जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर ये चीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो थॉरकिल था वो खाना खाते खाते पूछता है आस्क्लेड से कि आखिरकार जब हमारा लड़ाई हुआ था तो तुम वेल्स में कैसे चले गए थे और उन लोगों ने तुम्हें रहने कैसे दिया? तब आस्क्लेड उसे बताता है कि वो मेरी माँ का घर है, वहाँ के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत ही साफ हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उतने में जो आस्क्लेड था उसको बुलाया जाता है किंग के सामने उसका इनाम देने के लिए, क्योंकि उसने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है इंग्लैंड पे जीत हासिल करने के लिए। तो जो आस्क्लेड था वो उठता है अपने सीट से और किंग के पास चला जाता है और झुकते हुए उनको आदर करता है। फिर किंग खुश होते हुए जो आस्क्लेड था उसे उसका इनाम अनाउंस करता है, जो कि होता है 50 सिल्वर पाउंड्स, और उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने राजकुमार को बचाने के लिए बहुत ही जी जान से लड़ाई की थी। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम वेल्स की लड़ाई में भी उतने ही जाबाजी से लड़ोगे। आस्क्लेड मन में सोचता है कि ये किंग मुझे जान के वेल्स की लड़ाई में भेजना चाहता है, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? मुझे अब लग रहा है कि इन्हें शक हो चुका है। लेकिन फिर वो कुछ चीज मन में सोचता है और डायरेक्टली राजा को बोलता है, क्या आपको सही लगता है कि हमें उन पे हमला करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हम लोग वेल्स पे हमला करते हैं तो हाथी चींटी को मारने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि उस पूरी जगह पे सिर्फ बंजर जमीन है और कुछ चंद कमजोर से लोग हैं। हमारा उस जगह पे कब्जा करने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। सारे लोग ये चीज देख के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से आस्क्लेड ने यहाँ राजा का विरोध कर दिया है। जो फ्लोकी था वो बोलता है आस्क्लेड को कि देखो, यहाँ पे बात उस जगह को जीतने की नहीं है, हम लोग उस किसी भी इंसान को रहने नहीं देंगे जो कि राजा का विरोध करेगा या फिर उनका अनादर करेगा, इसलिए हम लोग वेल्स को खत्म कर देंगे। इस पे आस्क्लेड बोलता है कि अगर आप कहिए तो हम लोग लड़ाई करने से पहले उन सभी से एक बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लगातार जंग करके आए हैं और हमारी जो सेना है वो बहुत ही कमजोर है, उन्हें थोड़ा सा आराम का भी मौका चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बना के भेजे वेल्स में और मैं जाके बीच संधि करके आ सकता हूँ। फिर जो किंग स्वेन था उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे उन लोगों पे दया दिखाने के लिए कह रहे हो? जिस पे आस्क्लेड बोलता है कि अगर आप दया दिखाएंगे तभी वो लोग आपके एहसान तले दब पाएंगे। इतना सुनते ही जो किंग स्वेन था आस्क्लेड की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो आस्क्लेड के पास आते हुए बोलता है कि एक राजा को एक उसका साथी बहुत ही अच्छी चीज यही दे सकता है कि एक वो अच्छी सलाह दे सके, और तुमने अभी वो मुझे दी है
फिर वो आस्कलेट को उठाते हुए उसके कान में बोलता है कि तुम्हें चुनना होगा कॉन्यूट या वेल्स। सच कहूँ तो मुझे वेल्स से कुछ भी मतलब नहीं है। अगर तुम कॉन्यूट को मेरे हवाले कर देते हो और मेरी टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी वहाँ दासी हुआ करती थी और मैंने एनालाइज किया है कि वेल्स सिर्फ दासियों के लिए फेमस है। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था उसने मन बना लिया था कि वो लीफ के साथ अपने घर जाएगा। जो लीफ था वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि थॉरफिन उसके साथ आने के लिए तैयार हो चुका है और वो बोट तैयार करते हुए कुछ काम करने लग जाता है। लेकिन मौका देखते ही जैसे वो पीछे पलटता है तो थॉरफिन गायब हो चुका होता है। लीफ उसे खोजने की कोशिश करता है लेकिन वो मिलता नहीं है। दूसरी तरफ जो आस्कलेट था वो अपना हाथ लगाते हुए किंग का हाथ कंधे से हटा देता है और किंग को बोलता है कि कितना बदसूरत चेहरा है। किंग उसे बोलता है कि क्या कह रहे हो। तब आस्कलेट कहता है कि इस ताज पे इस बदसूरत चेहरे का कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे घिनौना चेहरा जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इतना सुनते ही जो सारे लोग थे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर आस्कलेट बोलता है कि खबरदार, यहाँ किंग्सवेन मेरे हथियार के रेंज में है। अगर मैंने जरा सा तलवार चलाया तो वो मारे जाएंगे। तो किंग्सवेन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से जाते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि तुमने मेरे लोगों की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहाँ पे अभी मौत मिलेगी। जिसपे किंग्सवेन उसे दोबारा बोलता है कि आस्कलेट तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आस्कलेट उसे बोलता है कि आस्कलेट मेरा निकनेम है, मैं तुम्हें आज अपना असली नाम बताता हूँ, लूसियस आर्टोरियस कास्टस। मैं वो हूँ जिसे पूरे ब्रिटेनिया पे राज करना चाहिए। इतने पे जो फ्लोकी था वो सारे अपने सिपाहियों को बोल देता है आस्कलेट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मौका मिलते ही जो आस्कलेट था वो किंग्सवेन का सर धड़ से अलग कर देता है। तो जो कॉन्यूट था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो एक आदमी अपराधी है, उसने किंग की हत्या की है, मार डालो उसे। उतने में जो थॉरफिन था वो इस पूरी जगह के बाहर पहुंच चुका होता है। वो खिड़की पे से देखता है कि जो सारे सिपाही हैं वो आस्कलेट के ऊपर हमला कर रहे हैं और आस्कलेट अकेले उन सभी से लड़ रहा है। दूर जो थॉरकिल था वो कॉन्यूट से बोलता है कि आस्कलेट कहीं पागल तो नहीं हो गया, उसने ये सब क्यों कर दिया। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि वो पागल नहीं हो गया, उसने ये प्लान चला है, उसने जानबूझ के राजा को मारने का दोष अपने सर पे ले लिया। ताकि वो वेल्स और मुझे दोनों को एक साथ बचा सके। सारे लोग ये समझेंगे कि राजा को असल में आस्कलेट ने मारा है और वो मुझे अपना असली किंग मान लेंगे। लेकिन दूर से जो थॉरफिन था वो इस चीज को नहीं देख सकता था, इसलिए वो तेजी से बीच में घुस जाता है। जो आस्कलेट था उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए जो कॉन्यूट था वो आस्कलेट के शरीर के आर पार तलवार कर देता है, जिससे आस्कलेट की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। सारे जितने भी सिपाही थे वो जश्न मनाने लग जाते हैं कि उनके राजकुमार ने उनके राजा का बदला ले लिया। जो थॉरकिल था वो कॉन्यूट को बोलता है कि ये पूरा समय तुम्हारे लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ थॉरफिन आस्कलेट को बोल रहा होता है कि बेवकूफ, तुमने अपने आप को मारने क्यों दिया इसे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे डिजर्व करते थे, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसपे आस्कलेट बोलता है कि अब खत्म करो इस मामले को। तो थॉरफिन और गुस्सा हो जाता है, जिसपे उसे बोलता है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, यहाँ पे तुम मुझे भीख दे रहे हो। जिसपे आस्कलेट उसे बताता है कि तुमने सोचा नहीं है ना कि तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन थॉरफिन लगातार बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, यहाँ पे इस तरीके से ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए थी। तो आस्कलेट उसे बताता है कि तुम्हें अपने फादर की तरह रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम थॉर्स की तरह जिंदगी जियो, एक जाबाज की तरह। जो कॉन्यूट था वो थॉरफिन को बोलता है कि थॉरफिन, मैं जानता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें माफी डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि तुम थोड़ा बहुत ट्राई करना मेरी सिचुएशन को समझने के लिए। लेकिन थॉरफिन उसकी बात नहीं सुनता है और तेजी से जाके उस पर हमला कर देता है, जिससे कॉन्यूट का जो गाल था उस पर बड़ा सा कट लग जाता है। सारे सिपाही थॉरफिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और थॉरकिल भी उसे रोकता है, लेकिन कॉन्यूट उन सभी को रोकते हुए बोलता है कि इस पे हमला मत करो, मैं डिसाइड करूंगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए। जो फ्लोकी था कॉन्यूट को बोलता है कि राजकुमार, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, लेकिन कॉन्यूट बोलता है कि इतने सारे चीजों के लिए ये छोटी सी सजा बहुत ही वाजिब है। फिर इसके बाद वो उस क्राउन को जो कि उसके फादर ने छोड़ी हुई थी उसे पहन लेता है। फिर उस क्राउन को पहनने के बाद कॉन्यूट कहता है कि क्योंकि अब किंग्सवेन नहीं रहे तो मैं बन चुका हूँ डेनमार्क का अपना राजा। इतना बोलते ही सारे लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं। फिर कॉन्यूट बोलता है कि हम लोग अब वेल्स पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अब किंग्सवेन मर चुके हैं, तो सारे जितने भी इंग्लैंड पे हमने कब्जा किया है वो लोग विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम लोग वो संभालेंगे। फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ जो सिपाही थे वो थॉरफिन को भी पकड़ के यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन थॉरफिन यहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता है। इसी झड़प में उसके हाथ से उसके फादर का दिया हुआ डैगर जमीन पे गिरने लग जाता है। उस डैगर के गिरते हुए सारी चीजें उसमें फ्लैशबैक हो रही होती है कि आज तक थॉरफिन ने क्या किया है। आस्कलेट के मरने के बाद उसके जीवन में कुछ भी मकसद नहीं बचा। हमें पता नहीं कि आखिरकार अब थॉरफिन क्या करेगा। उसके जीवन का लक्ष्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सारी चीजें पूरी तरीके से पलट चुकी हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों का जो अंत है वो बहुत ही शांतमय हुआ है। दुखद जरूर है लेकिन शांति हुई है। अब पता नहीं इसके
आगे की स्टोरी क्या होगी, जो कि हमें सेकंड सीजन में पता चलेगी। अगर इस वीडियो पे बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग विनलैंड सागा की सेकंड सीजन को लेके आ जाएंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो इस पे भर भर के लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 70,000 तक जाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। तो प्लीज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। 250 टारगेट प्लीज कंप्लीट करवा दो। तब तक के लिए बाय।